Good morning, dear students and respected faculty members. Today we will start the new chapter, and the name of that chapter is Projection of Solid. The chapter name is Projection of Solid. तो आज संडे है, इसलिए मैं लेक्चर हॉल में क्लास नहीं ले रहा, अपने ऑफिस में ही बैठ के आज क्लास ले रहा हूँ। और उसका थोड़ा ये भी रीज़न है कि आज हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की, क्योंकि इस चैप्टर की जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत मायने रखती हैं जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्पेशली प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसका रीज़न है कि नेक्स्ट जितने भी चैप्टर हैं हमारे कमिंग चैप्टर्स जितने भी हैं, ऑल चैप्टर्स आर बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। कमिंग चैप्टर इन सेंस कि आफ्टर प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा सेक्शन ऑफ सॉलिड, उसके बाद आएगा डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस, उसके बाद आएगा इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड, फिर आएगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड और मे बी आइसोमेट्रिक ड्राइंग ऑफ सॉलिड, फिर आएगा मिसिंग व्यूज ऑफ सॉलिड, फिर आएगा मिसिंग लाइन कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड। सो इट मीन्स द ऑल सॉलिड all coming chapter in your syllabus are based on this chapter. Clear? Projection of solid. So this is the main reason today we discuss the definition only and only definition, and that is up to the depth. Proper depth में जाके एक एक टर्मिनोलॉजी समझेंगे सॉलिड की और एक एक डेफिनेशन को प्रॉपर डेप्थ में जाके हम लर्न करेंगे, समझेंगे प्रॉपर। क्लियर? ताकि किसी भी तरह का सॉलिड किसी भी चैप्टर में जहाँ कोई भी आगे उसकी टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है प्रॉब्लम में, तो उसको हम इजीली कवर कर सकें। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट कि जितना भी आज का भी ये वीडियो होगा पहले लेक्चर्स की तरह ही आप स्टार्ट टू एंड सारा देखें इसको, क्योंकि अगर बीच में कोई भी सॉलिड छूट गया और उसी सॉलिड का आपको एग्ज़ाम में जो प्रॉब्लम आ गई तो फिर आपको उसको समझने में दिक्कत होगी, उसको फॉलो करने में प्रॉब्लम होगी, चाहे ये कह लो कि उसको ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होगी। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप जितना भी ये मैं आज डेफिनेशन कवर करूँगा चैप्टर की, इस सारी की सारी डेफिनेशन को आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कवर करें मेरे साथ साथ, ठीक है, फॉलो करें और पूरा चैप्टर और पूरा ये वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक प्रॉपर देखें, तभी आपको ये प्रॉपर पूरा चैप्टर समझ आएगा, पूरी तरह के सभी सॉलिड समझ आएंगे। बीच में छोड़ोगे या बीच में छोड़ के फिर आगे देखोगे तो फिर ज़्यादा जल्दी समझ नहीं आएगा और प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है, प्रॉब्लम रहेगी, इसलिए वो प्रॉब्लम ना आए। सो वी कवर द होल चैप्टर प्रॉपरली, स्टेप बाय स्टेप ये सारा चैप्टर कवर करेंगे। और दूसरा मेरी रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर से और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो का लिंक जो है अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, और वीडियो का जो चैनल है मेरा यूट्यूब का चैनल PROF and space BHANOT, again I repeat PROF, that is the short form of the professor, PROF space BHANOT, Bonot is my surname। तो प्रोफेसर नोट के नाम से यूट्यूब पे ये चैनल है, तो आप इस चैनल को प्रॉपर पूरा फॉलो करें और पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप कवर होगा। क्लियर? और एक रिक्वेस्ट और है कि कल मैंने एक स्किल के ऊपर एक वीडियो बना के डाली थी कि कोरोना के टाइम हमें प्रैक्टिकल जो है वो नहीं हो रहे बच्चों के, जहाँ कॉलेजेस जहाँ यूनिवर्सिटीज़ बंद होने के कारण, तो वो कितने ज़रूरी हैं और वो करने बहुत ही ज़रूरी हैं, नहीं हैं, हम कैसे उसको कुछ कर सकते हैं। तो वो वीडियो 20 मिनट्स की है ओनली, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है वो, तो वो वीडियो आप ज़रूर फॉलो करें और मेरे को कमेंट भी ज़रूर करें उसी वीडियो पे कि वो वीडियो ठीक थी या नहीं ठीक थी, ठीक है, जहाँ आपको समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उस वीडियो में या नहीं समझ आया। क्लियर? तो उसके बारे में कैसी लगी वो वीडियो बेसिकली इसके ऊपर कमेंट ज़रूर करें, और आज के चैप्टर की भी वीडियो आपको कैसी लगती है इसके ऊपर कमेंट ज़रूर करें। सो थैंक यू। वी स्टार्ट द चैप्टर प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। So when we start the chapter projection of solid, then we have the first definition of a solid. So what is the solid? What is the solid? A solid is a three-dimensional object. ठीक है, एक थ्री डिमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा। जैसे पॉइंट में आपने देखा दैट इज द सिंगल पॉइंट, दैट इज ए सिंपल सिंगल डार्क डॉट एज पर द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट,
दैट इज ए पॉइंट। क्लियर। फिर हमने लाइन ड्रॉ कर दी और पॉइंट इज इन सिंगल डी, यू कैन से सिंगल डॉट है तो सिंगल डी में हम इसको कवर कर सकते हैं। और फिर हमने लाइन स्टार्ट कर दी, ठीक है। सो लाइन में क्या आया कि लाइन आल्सो इज इन सिंगल डी, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन एक ही डायमेंशन होती थी उसकी, जितनी भी हमने लेनी है। थिकनेस वी काउंट नेग्लिजिबल, ठीक है, तो इसलिए एक ही डायमेंशन उसकी एज्यूम करेंगे हम। तो फिर हमने लैमिना स्टार्ट किया। सो व्हाट इज द लैमिना? इट इज़ द टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट, दो डायमेंशन आ गई इसमें, लेंथ एंड ऐसे पढ़ा तो हाइट, और अगर आपका लैमिना ऐसे पढ़ा है तो लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो अप टू लैमिना वी कवर ओनली अप टू टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, up to two dimensional objects or figures you can say. So up to lamina we cover the two dimensional figure or object. So what is the lamina? It is a closed figure, it is a just behave like a polygon, a closed figure, and that is the two dimensional object having length and breadth, and we count on the thickness of the lamina is negligible. So up to the lamina, this is the definition of the lamina. Now we start the solid. So what is the, I have the different types of solid. मैंने यहाँ आपके लिए सभी तरह के मॉडल रखे हैं ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आ जाए। और इनमें से कुछ मॉडल तो ये है कि जो मैंने खुद अपने हाथों से डेवलप किए हैं वर्कशॉप में, ताकि बच्चों को अच्छी तरह समझ आए कि सॉलिड की शेप क्या है और वो कैसे लाई करेगा। क्लियर। सो व्हाट इज द सॉलिड? सॉलिड क्या है बच्चे हमारे पास? सपोज वी हैव ए क्यूब, ठीक है, अगर हमारे पास एक क्यूब है, सो द क्यूब इज इन थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। द क्यूब इज इन थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग जब ड्राइंग की थी तो यहीं से की थी। सो क्यूब इज द थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। इट मीन्स इफ आई कैरी फ्रॉम हेयर, अगर मैंने क्यूब को यहाँ से पकड़ा है तो इट मीन्स दैट इज विच एक्सिस? दैट इज द एक्स एक्सिस, एक डायमेंशन होगी। अगर मैंने क्यूब को नॉर्मली यहाँ से कैरी किया है लाइक दिस, सो दैट इज विच एक्सिस? दैट इज द वाई एक्सिस, जितनी उसकी हाइट है दैट इज द वाई एक्सिस। क्लियर। और जितना ये क्यूब मेरी तरफ, यू कैन सी इन द कैमरा, जितना ये क्यूब मेरी तरफ पीछे है, इधर की तरफ आ रहा है, सो दैट इज विच एक्सिस? दैट इज द जेड एक्सिस, दैट इज द जेड एक्सिस। क्लियर। तो जेड एक्सिस में क्या हो गया? वाई एक्सिस में इसकी क्या हो गया? इसको हम लेंथ भी बोल देते हैं, वाई एक्सिस की लेंथ होगी इसकी, ठीक है, और ये इसकी हाइट होगी। और जेड एक्सिस में क्या हो गया? इसकी ब्रेड्थ होगी, और मे बी यू कैन से विड्थ होगी, ब्रेड्थ और विड्थ होगी। क्लियर। तो इट मीन्स व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? द ऑब्जेक्ट इज अ सॉलिड। तो सॉलिड जो होगा वो याद रखना, इट शुड बी प्रॉपर सॉलिड फ्रॉम द इनर साइड। सॉलिड का मतलब है कि उसका एक एक मॉलिक्यूल, एक एक पार्टिकल आपस में वो कंबाइन है, अंदर से आपस में जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। दैट ऑब्जेक्ट इज एज ए सॉलिड, ठीक है, दैट ऑब्जेक्ट इज एज ए सॉलिड। क्लियर। सो what is the solid? As per the drawing, what is the solid? The solid is the three dimensional object. What is the solid? It is a three-dimensional object. Suppose I have a cube and every solid on the universe that is under 3D. That is under 3D. That is a three-dimensional object. Clear? So suppose for example I have a cube. So cube is a three-dimensional object. Clear? So what is the solid? It is a three-dimensional object having the length. Then this one is having, अगर हाइट में लेते तो लेंथ इसको भी हम अज्यूम कर लेते हैं, तो हैविंग द लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। और नॉर्मली हम हाइट में अभी लेंथ को नहीं लेंगे, लेंथ इसी को लेंगे। व्हाट इज द सॉलिड? द सॉलिड इज ए थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैविंग द लेंथ, और जितना लेंथ कहाँ देखी? एक्स एक्सिस, ध्यान से समझो, लेंथ कहाँ देखी? एक्स एक्सिस पे। और जितना ये मेरी तरफ पीछे था, ये क्या होगी? इसकी ब्रेड्थ, ये क्या होगी? ब्रेड्थ। सो व्हाट इज द सॉलिड? इट इज अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैविंग द लेंथ, ब्रेड्थ, और जितनी इसकी हाइट हुई, हाइट इज व्हाट इन दैट केस? नाउ द हाइट इज व्हाट? हाइट इज ए थिकनेस, हाइट इज ए थिकनेस। अब उसने इसको हाइट क्यों नहीं लिया? बेसिकली इस सॉलिड की तरह उसने इसको हाइट क्यों नहीं अज्यूम किया? क्लियर। अब उसने वर्ड थिकनेस क्यों ऐड किया? उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। व्हाई ही ऐड द वर्ड हियर थिकनेस? थिकनेस उसने क्यों ऐड किया? ओके, तो सपोज अगर सपोज एक मैं कॉइन भी लेता हूँ, ये अगर मैं एक कॉइन भी लेता हूँ, सो इन दैट कॉइन इज अ सॉलिड फ्रॉम द इनर साइड, यस, बट in that case due to solid from the inner side that is diameter, no doubt the coin के दोनों diameter दोनों तरफ से सेम देखेंगे, कहाँ से? लेंथ से भी और ब्रेड्थ से भी, because that is a circular shape। तो ये diameter जो इसका हो गया कॉइन का, ये क्या हो गया? इसका लेंथ।
जितना ये डायमीटर मेरी तरफ दिख रहा है ऊपर की तरफ, ये टॉप से, ये क्या हो गया, ब्रेड्थ। अब इस केस में ये क्या हो गया, ये हाइट नहीं होगी कॉइन की, ये कॉइन की हाइट नहीं होगी। दैट इज वेरी गुड एग्जांपल। ये कॉइन की हाइट नहीं होगी, तो ये कॉइन की क्या होगी फिर, दैट इज द थिकनेस ऑफ ए कॉइन। दैट इज व्हाट, दैट इज द थिकनेस ऑफ ए कॉइन, बट द कॉइन इज आल्सो ए सॉलिड। क्लियर? तो इट मीन्स अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारे पास उसकी वो थिकनेस काउंट कर रहे हैं, तब भी वो सॉलिड होगा। क्लियर? जरूरी नहीं है कि सॉलिड में हमेशा हाइट ही होगी, एक पर्टिकुलर हाइट के अकॉर्डिंग होगा, अगर उसकी थिकनेस भी है। मैं आपको समझाने के लिए एक सेकंड, एक सॉलिड में और अभी लेता हूं आपको समझाने के लिए। For the detail I use one solid more. Just a wait please. ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक्चुअली वो सॉलिड मेरे पास यहाँ पे था, मैं दूसरी तरह का सॉलिड लेते थे। ओके, आई हैव दिस। ओके, इट्स वेरी गुड। आई हैव 2-3 सॉलिड दैट टाइप। नो, ओके, इफ आई सी इन दैट केस, अगर मेरे पास ये एक शीट टाइप है बैकेलाइट की। अब ये शीट क्या है, आप इसको क्या मानोगे, आप इसको लैमिना मानोगे, या आप इसको, माय क्वेश्चन इज दिस, कि इस शीट को आप लैमिना मानोगे या सॉलिड मानोगे। अगर तो हमारे पास ये शीट बिल्कुल थिन होती लाइक दिस, इट मीन्स इफ द थिकनेस ऑफ दैट शीट इज वेरी निग्लिजिबल, दैट इज जस्ट लाइक ए लाइन, तो ये लैमिना में ही काउंट होती है। लेकिन इस केस में ये शीट हमारे पास मोटी है, तो ये शीट लैमिना में काउंट नहीं होगी, अब ये सॉलिड में काउंट होगी, बिकॉज दैट इज द एक्रेलिक शीट एंड दैट इज द सॉलिड फ्रॉम द इनर साइड, यू कैन सी। क्लियर? और अगर मैं और इसको थिकनेस करता हूं, तो दैट इज इन दैट केस दैट इज द सॉलिड हैविंग द थिकनेस। अगर इन डेप्थ हम देखते हैं, दैट इज द सॉलिड हैविंग द थिकनेस। इज इट क्लियर? अब दोनों चीजों में फर्क क्या हुआ, दोनों चीजों में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, यू कैन सी हियर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ थिंग, ये हमारे पास क्या था, ये क्यूब था, ये क्यूब था, लेकिन ये हमारे पास क्या है, इसको हमने बोल दिया रेक्टेंगुलर शेप है, तो वी कैन से दैट इज द रेक्टेंगुलर स्फीयर, और प्रिज्म की शेप है प्रिज्म। क्लियर? अब इस केस में देखो क्यूब के केस में तो तीनों एक्सिस सेम हो जाएंगी। क्लियर? अभी हम क्यूब को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इसको डिस्कस कर लें थिकनेस को। अब थिकनेस कहाँ होगी, अब देखो इस केस में वाई एक्सिस जो है आपकी वो बहुत बड़ी है, इट मीन्स लेंथ इसकी लॉन्ग है। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करता हूँ, तो इसकी जो लेंथ है वो लेंथ क्या है, अब वो लेंथ इसकी लॉन्ग है। और ऐसे ही अगर इसकी मैं ब्रेड्थ की बात करता हूँ, है ना, तो ब्रेड्थ भी इसकी हैविंग सम एक्सिस, हैविंग सम लेंथ, ठीक है, सम डिस्टेंस और सम एक्सिस, बट उसकी उस एक्सिस की जो लेंथ है, अब वो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से कम है, लेकिन है जरूर। इज इट क्लियर? तो इसमें दो डिमेंशन तो होगी कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लेंथ होगी, और इधर मेरी तरफ जितना है जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या होगी, इसकी ब्रेड्थ, क्योंकि ये जेड एक्सिस होगी। पीपी पे दिखेगी ना जेड एक्सिस, ऑलरेडी हमने ये लैमिना में कवर किया था, है ना, तो पीपी पे जेड एक्सिस कवर हो गई है हमारे पास। क्लियर? साइड व्यू में। और सेम ऐसे जितना अब मैं कैरी कर रहा हूं, जहां से मैं अब इस ऑब्जेक्ट को कैरी कर रहा हूं, कहां से मैं कैरी कर रहा हूं, आई कैरी फ्रॉम द हाइट वाइज वाई एक्सिस। अब ये चीज आपको अच्छी तरह समझ आएगी। मैंने वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको कैरी कर लिया। अगर मैंने वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग कैरी कर लिया, तो वाई एक्सिस अब मेरी क्या है, अगर मेरी वाई एक्सिस नॉर्मली एक्स एक्सिस से या जेड एक्सिस से छोटी है, तो उस केस में मैं इसको एज ए थिकनेस मानूंगा कि दैट इज द थिकनेस ऑफ द सॉलिड। मेरी बात समझ रहे हो? अब इसमें और क्यूब में क्या फर्क हो रहा है, इसमें इस ऑब्जेक्ट में और क्यूब में क्या डिफरेंस हो रहा है, क्यूब में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस सेम है, इसलिए वो एक अलग तरह की कैटेगरी में चला गया, सॉलिड की कैटेगरी में चला गया। कौन सी कैटेगरी में? क्यूब की कैटेगरी में चला गया,
सॉलिड की क्यूब की कैटेगरी में चला गया, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या कि वाई एक्सिस कम है, तो इसलिए ये सॉलिड तो है, लेकिन इसमें हमने वाई एक्सिस को काउंट डाउन कर लिया एज ए थिकनेस, ओके। अब मैं एक शेप और दिखाता हूं आपको। ये शेप भी मेरी क्यूब की तरह स्क्वायर है नीचे से, ये शेप भी इसका बेस स्क्वायर है, टॉप भी इसका स्क्वायर है। लेकिन इस केस में क्यूब, इसमें एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस अब ज्यादा है, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस ज्यादा है। तो मैंने इसको काउंट डाउन किया अब एज ए हाइट ऑफ द सॉलिड। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने हाइट कहाँ लेनी है और थिकनेस कहाँ लेनी है। इट मीन्स जब हमारे पास हाइट कम है, नॉर्मली वाई एक्सिस जेड एक्सिस से कम है, तो हम उसको थिकनेस में अज्यूम कर लेते हैं, दैट इज द थिकनेस ऑफ सॉलिड, क्लियर। लेकिन जब हमारे पास वाई एक्सिस ज्यादा है तो उसको हम हाइट काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आप अपनी फिजिकल बॉडी की एग्जांपल ले लो, अपनी बॉडी की एग्जांपल ले लो। अब हमारी शोल्डर टू शोल्डर क्या दिख रही है, एक्स एक्सिस, ठीक है। टम्मी से लेकर पीछे कमर तक ये क्या दिख रही है पीछे, जेड एक्सिस, क्लियर ना। ये मैक्सिमम जेड एक्सिस, क्लियर हमारी। और सम टाइम ऑन द अदर केस द जेड एक्सिस फ्रॉम द चेस्ट साइड, क्योंकि चेस्ट ज्यादा होगी, वो एक्सिस ज्यादा आएगी, ठीक है। सो दैट इज द जेड एक्सिस, क्लियर। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि किसी पर्सन की हाइट जो है वो 6 फीट है या 5 फीट है, सपोज, या 5 है या 5 फीट भी है, तो हम क्या कहेंगे कि उस पर्सन की थिकनेस इतनी है। हम नॉर्मली इसको किस में काउंट करते हैं, हाइट में काउंट करते हैं। इट मीन्स शोल्डर से ज्यादा उसकी वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस क्या था, शोल्डर, तो शोल्डर से ज्यादा उसकी वाई एक्सिस है, हाइट है, तो उसको हम हाइट में काउंट करेंगे। इट मीन जब हमारे पास ऑब्जेक्ट लॉन्ग होगा, टॉल होगा, लंबा होगा, तो हम नॉर्मली उसकी हाइट काउंट करेंगे। लेकिन जब हमारे पास ऑब्जेक्ट एक शीट की तरह, एक थिकनेस की तरह होगा, जैसे एक शीट में थिकनेस है लाइक दिस और मे बी लाइक दिस, तब हम उसको एज ए थिकनेस काउंट करेंगे। और जब हमारे पास वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस सेम होंगे, तब हम उसको एज ए क्यूब काउंट करेंगे, क्लियर। तो मेरे ख्याल से ये थिकनेस में आपको अच्छी तरह कवर हो गया कि हमने ऑब्जेक्ट को थिकनेस में कहाँ बोलना है और ऑब्जेक्ट को हमने हाइट में कहाँ बोलना है, कि कहाँ उसकी हाइट है और कहाँ उसकी थिकनेस है। आई थिंक कवर दैट थिंग इजीली, क्लियर, ओके, यू कैन कवर दैट थिंग इजीली, ओके। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अगेन डेफिनेशन ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड में क्या कह रहा है, व्हाट इज ए सॉलिड, ए सॉलिड इज ए 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब वो थिकनेस की बात कर रहा था, इसलिए मैं इसी सॉलिड को ले लूं जरा। ए सॉलिड इज द 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट हैविंग द एक्स एक्सिस, क्लियर, एंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस हैं सॉलिड की, तो इसलिए ये 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट तो हो गया। ए सॉलिड इज ए 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट, क्यूब इज आल्सो ए 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट। सो वो यही कह रहा है, सॉलिड इज ए 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट हैविंग द लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस, लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस होगी, एंड इट इज कंप्लीटली बाउंडेड बाय ए प्लेन्स, इट इज कंप्लीटली बाउंडेड बाय ए प्लेन्स, ठीक है, और कॉल्ड द सरफेसेस, ठीक है। इट इज कंप्लीटली बाउंडेड बाय ए प्लेन्स कॉल्ड द सरफेसेस, और मे बी सरफेसेस और मे बी सरफेस। अब अगर मैं कहूं कि ये जो सॉलिड है दैट इज कंप्लीटली बाउंडेड बाय द सरफेसेस है, यस। क्यूब है तो क्यूब में हमारे पास कितने सरफेस हैं, अगर मैं क्यूब को देखता हूं तो क्यूब में हमारे पास जो है वो 6 स्क्वायर सरफेस है। एक फ्रंट का स्क्वायर सरफेस, एक बैक का रियर व्यू का स्क्वायर सरफेस, एक टॉप व्यू का स्क्वायर सरफेस, एक बॉटम व्यू का स्क्वायर सरफेस, एक लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर सरफेस, एक राइट हैंड साइड का स्क्वायर सरफेस। तो इट मीन्स द क्यूब इज बाउंडेड बाय द 6 स्क्वायर सरफेसेस, क्लियर। तो वो यही डेफिनेशन में कह रहा है, व्हाट इज ए सॉलिड, ए सॉलिड इज ए 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट हैविंग द लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस, एंड इट इज कंप्लीटली बाउंडेड बाय द सरफेस और सरफेसेस, इट इज कंप्लीटली बाउंडेड बाय द सरफेस और सरफेसेस। कोई ऐसा सॉलिड भी है जिसमें एक ही सरफेस के थ्रू बाउंडेड हो वो सॉलिड, जैसे क्यूब में 6 सरफेस है, तो कोई आपके पास ऐसा सॉलिड भी है जिसमें एक ही सरफेस के थ्रू पूरा सॉलिड बाउंडेड हो, यस वी हैव, दैट इज व्हाट, दैट इज द स्फीयर।
स्फीयर में अगर हम देखें तो ऑल अराउंड एक ही सरफेस है। सरफेस अलग अलग कब प्रोड्यूस होंगे, जब उसके एज अलग अलग प्रोड्यूस होंगे। तो स्फीयर में कोई भी अलग एज नहीं दिख रहा, तो इट इज कंप्लीटली बाउंडेड बाय ए सिंगल सरफेस। तो वो बट स्फीयर इज आल्सो, अगर कोई हमारे पास सॉलिड बाउंड है बॉल है, जैसे ये सपोज सॉलिड बॉल है, वुड की है, ये अंदर से एक एक मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो दैट इज आल्सो सॉलिड, दैट इज आल्सो सॉलिड। क्योंकि स्फीयर में क्या है कि स्फीयर में बेशक तीनों डायमेंशन सेम है। अब स्फीयर में क्या है, तीनों डायमेंशन सेम है, लाइक ए क्यूब, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एज वेल एज जेड एक्सिस, क्योंकि तीनों डायमीटर स्फीयर में सेम होंगे, क्लियर। तो दैट इज हैविंग आल्सो थ्री डायमेंशंस, दैट इज आल्सो थ्री डायमेंशन and completely bounded by a single surface as per the definition. So this is also in the category of solid, this is also in the category of solid, clear। तो अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन होता है, how many types of solid we have the same axis। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के सॉलिड हैं जिनकी एक्सिस आपस में सेम होगी। एक कौन सा, एक क्यूब हैविंग द सेम एक्सिस, जितनी सारी एक्सिस सेम होंगी, तो उसमें एक कौन सा है, क्यूब, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस सेम है। और दूसरा स्फीयर, क्योंकि स्फीयर को अगर मैंने यहाँ से कैरी किया, इट मीन्स आई कैरी फ्रॉम वाई एक्सिस, ये सेम है। अगर मैं यहाँ से कैरी कर रहा हूँ, आई कैरी फ्रॉम द जेड एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, ये भी सेम है। और जितना ये मेरी तरफ पीछे है, या अगर मैं यहाँ से कैरी कर रहा हूँ अब दिस वन, सो आई कैरी फ्रॉम द जेड एक्सिस, तो ये भी सेम। तो इट मीन्स दो तरह के सॉलिड है हमारे पास जिसमें तीनों एक्सिस सेम होंगी। द आंसर ऑफ दैट इज क्यूब and what, cube and sphere, cube and sphere, क्लियर। तो कभी कभी ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड वी हैव द सेम एक्सिस, ऑल थ्री एक्सिस आर सेम, दैट आंसर इज क्यूब एंड स्फीयर। तो आगे वो कह रहा है डेफिनेशन में, ए सॉलिड इज ए थ्री डिमेंशनल ऑब्जेक्ट। देखो डेफिनेशन कितनी बड़ी बन रही है आपके लिए अभी तक सिर्फ एक क्यूब था, बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट। So a solid is a three-dimensional object having the length, breadth and thickness. It is completely bounded by the surface and surfaces which may be curved or which may be plane. जहाँ तो वो कहता है सरफेस कर्व्ड हो सकते हैं, अगर ऐसे है तो वो प्लेन सरफेस हैं, प्लेन स्क्वायर सरफेस हैं, यू कैन सी प्लेन 6 स्क्वायर सरफेस हैं क्यूब के केस में, ठीक है। प्लेन और कर्व्ड, बाकी सॉलिड में भी होंगे ऐसे प्लेन और कर्व्ड। द शेप ऑफ द सॉलिड, अब वो कह रहा है कि सॉलिड की शेप को डिस्क्राइब करने के लिए मिनिमम 2 व्यूज चाहिए। हाउ वी कैन डिस्क्राइब ए शेप, अब ये भी समझाता हूं मैं। व्हाई वी नीड द मिनिमम 2 व्यूज फॉर डिस्क्राइब ए शेप ऑफ सॉलिड। किसी भी सॉलिड की शेप को डिस्क्राइब करने के लिए मिनिमम 2 व्यू क्यों चाहिए। लैमिना में तो एक व्यू सफिशिएंट था, विद द वन व्यू वी ड्रॉ द लैमिना, तो वो पता चल गया था कि पेंटागन लैमिना है, हेक्सागन लैमिना है, सर्कुलर लैमिना है, ट्रायंगुलर लैमिना है, रेक्टेंगुलर लैमिना है, रोम्बस है, क्या है, क्लियर। सो इजीली क्लियर हो गया था। फ्रॉम ओनली वन फिगर, फ्रॉम ओनली वन डायग्राम वी कैन डिस्क्राइब व्हिच इज द शेप ऑफ द लैमिना। बट why in the case of solid we require the minimum 2 shapes for describe the shape of solid, why, क्लियर। अब मैं यहाँ पे एक चीज ये बताता हूँ आपको कि क्यों जरूरत है मिनिमम 2 व्यू की। ओके, अगर आप बेटे इसको देखते हो, एक तरह का सॉलिड है, आगे जाके मैं डिस्क्राइब करूंगा इसको। अगर इस सॉलिड को देखते हो, देन व्हाट इज द फ्रंट व्यू, आपको दिख रहा होगा ये वीडियो में, व्हाट इज द फ्रंट व्यू ऑफ दैट सॉलिड। इस सॉलिड का फ्रंट व्यू क्या आ रहा है आपके पास, एक रेक्टेंगल आ रहा है, क्लियर। ओके, अब मैं दूसरी तरह का सॉलिड देता हूं, वैसा ही एक और सॉलिड देता हूं, सेम नहीं बट एक और सॉलिड देता हूं और उसको ऐसे रख देता हूं। देन इन दैट केस दोनों की हाइट सेम है और दोनों का ये एज भी सेम है, यू कैन सी दिस नॉर्मली सेम, ठीक है। तो इस सॉलिड को ऐसे रख देता हूं। तो इस सॉलिड का फ्रंट व्यू भी आपको कैमरा में क्या दिख रहा है, यू कैन सी 90 डिग्री विद द कैमरा। अगर मैं 90 डिग्री रख के देखूं, सो व्हाट इज द फ्रंट व्यू ऑफ द बोथ सॉलिड इन योर कैमरा या ऑन योर कैमरा, क्या दिख रहा है दोनों सॉलिड का फ्रंट व्यू आपको। दोनों सॉलिड का फ्रंट व्यू आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है, एक रेक्टेंगुलर शेप दिख रही है, एग्री, ओके। बट अगर ये दोनों अलग अलग तरह के सॉलिड है, अब अगर इनका एक ही फ्रंट व्यू मैंने ड्रॉ कर दिया, ओनली रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर दी, देन वी कांट डिस्क्राइब which type of solid, this one. Why? Because this is the top view of that solid and that is a triangle.
and this is the top view of that solid, that is a square. फॉलो कर रहे हैं इस चीज को? तो इट मीन्स अगर इस सॉलिड का मैं फ्रंट व्यू ड्रॉ करता हूं तो वो रेक्टेंगल आएगा, इस सॉलिड का भी फ्रंट व्यू ड्रॉ करता हूं तो रेक्टेंगल आएगा। लेकिन दोनों रेक्टेंगल से पता कैसे चलेगा कि कौन से सॉलिड की बेस ट्रायंगुलर शेप की है और कौन से सॉलिड का बेस स्क्वायर शेप का है? दैट इज ओनली एंड ओनली फ्रॉम इट्स टॉप व्यूज, ओनली एंड ओनली फ्रॉम इट्स टॉप व्यूज। टॉप व्यू में डिस्क्राइब होगा कि ये ट्रायंगल है और ये स्क्वायर शेप है इस सॉलिड, क्योंकि फ्रंट में तो दोनों रेक्टेंगल ही दिख रहे हैं। इज इट क्लियर? तो इट मींस in that case we required minimum 2 views for describe the shape of a solid, वही वो कह रहा है डेफिनेशन में। so we required the minimum 2 views for describe the shape of solid। अगर आप इसके टॉप व्यू की भी बात करते हो तो अगर मैं आप कहते हो कि टॉप व्यू से मैं कवर कर लेता हूँ, ओके आप कर लो टॉप व्यू से कवर, तो टॉप व्यू से तो सिर्फ ये ट्रायंगुलर शेप दिख रही है, ये स्क्वायर, तो टॉप व्यू अगर ड्रॉ करोगे सिर्फ ऐसे तो उससे तो फिर यही शो होगा। ऐसे ही अगर इसका ऐसे भी रख के इसको ड्रॉ करते हो तो इनसे तो 90 डिग्री यही शो होगा कि ये ट्रायंगुलर शेप का लैमिना है और ये स्क्वायर शेप का लैमिना है, लेकिन ये सॉलिड तो नहीं शो होगा। सॉलिड कब शो होगा? व्हेन वी शो इट्स फ्रंट व्यू आल्सो, कि फ्रंट में ये रेक्टेंगल दिख रहा है। इज इट क्लियर? सो इट मीन्स फॉर डिस्क्राइब द शेप ऑफ सॉलिड वी रिक्वायर्ड मिनिमम 2 व्यूज। जब तक हम किसी भी सॉलिड के 2 व्यू ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक हमें सॉलिड की शेप प्रॉपर क्लियर नहीं होगी कि विच टाइप ऑफ सॉलिड यू वांट टू ड्रॉ इट। इज इट क्लियर? तो दिस इज द डेफिनेशन, अगेन आई रिपीट, नाउ फिनिश द डेफिनेशन एंड, और बाकी वही है कि फ्रंट व्यू जो है वो वीपी पे आएगा, टॉप व्यू एचपी पे जाएगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग टॉप ऊपर आएगा, फ्रंट नीचे आएगा। वो कंसेप्ट वही है जो हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में, प्रोजेक्शन ऑफ लैमिना में पढ़े, वो कंसेप्ट वही साथ साथ चलेंगे। अब शेप चेंज होती जाएगी, ठीक है, जहाँ सॉलिड चेंज होता जाएगा। ओके, तो in that case I cover the definition again, complete definition again. What is a solid? A solid is the 3-dimensional object. A solid is the 3-dimensional object. Okay, it's okay, this is a solid and that is the 3-dimensional object. A solid is a 3-dimensional object having the length, breadth and thickness. अब अगर मैं इसको ऐसे लाई कराऊं क्यूब को तो अब आपको इजीली लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस इसकी नजर आएगी। यू कैन सी, आपको एक तरफ से इसकी लेंथ नजर आ रही है, एक से ब्रेड्थ और हाइट आपको थिकनेस नजर आ रही है, तो तीनों व्यू आपको नजर आ रहे हैं इसके इस केस में। क्लियर? सो व्हाट इज द सॉलिड? ए सॉलिड इज अ 3-dimensional ऑब्जेक्ट हैविंग द लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस। इट इज कंप्लीटली बाउंडेड बाय ए सरफेस और सरफेसेस, क्लियर, विच मे बी कर्व्ड और प्लेन। जहां तो वो कर्व्ड सरफेस है तो कर्व्ड सरफेस होंगे, अगर वो प्लेन सॉलिड है तो वो प्लेन सरफेसेस हो जाएंगे। कर्व्ड सरफेसेस कहाँ कहाँ होंगे? 3 तरह के सॉलिड हैं जिनमें कर्व्ड सरफेसेस मिलेंगे हमें। कौन कौन से? एक स्फीयर, दूसरा सिलेंडर, तीसरा कोन। तो ये 3 तरह के सॉलिड हैं जहाँ कर्व्ड सरफेस मिलेंगे हमें। ओके, तो वही आगे बोला, द शेप ऑफ द सॉलिड इज डिस्क्राइब्ड ऑर्थोग्राफिकली बाय ड्राइंग इट्स 2 ऑर्थोग्राफिक व्यूज। तो किसी भी सॉलिड की शेप है मिनिमम 2 ऑर्थोग्राफिक व्यू के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब। क्लियर? सो दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ सॉलिड। 2 नंबर में आपको एग्जाम में आ सकती है एक डेफिनेशन, ये व्हाट इज द सॉलिड। क्लियर? क्लियर? अब हम सॉलिड्स की आगे कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉलिड को आगे फॉलो करेंगे। देन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है सॉलिड की। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ सॉलिड? सॉलिड की सबसे पहली इंपॉर्टेंट टर्म्स है राइट सॉलिड, ठीक है, राइट सॉलिड। अब व्हेन आई आस्क यू राइट सॉलिड, देन व्हाट यू फॉलो फ्रॉम द राइट सॉलिड। अगर मैं कहूँ कि राइट सॉलिड है तो राइट सॉलिड से आप क्या फॉलो कर रहे हो? राइट सॉलिड क्या है बेटे? पहले तो राइट सॉलिड को समझने से पहले हमें सॉलिड की एक्सिस को समझना जरूरी है। व्हाट इज द एक्सिस ऑफ द सॉलिड? एक्सिस क्या है हमारे पास? एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम एज ए इमेजिन करते हैं। एक्सिस इज व्हाट? अगर मेरे पास ये सिलेंडर है तो सिलेंडर में मैंने एक इमेजिनरी लाइन फॉलो की। एक्चुअली प्रैक्टिकली ये होती नहीं है, वी फॉलो, इमेजिनरी है तो वी इमेजिन इट, इसलिए उसको इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज दैट इमेजिनरी लाइन? इट मीन्स वो एक ऐसी लाइन है, एक सेंट्रल लाइन की तरह है सॉलिड एक्सिस। व्हाट इज द एक्सिस? फर्स्ट, एक्सिस इज बिहेव लाइक ए सेंट्रल लाइन। मीन्स जो सेंट्रल लाइन इज व्हाट? जो सॉलिड को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवीजन देगी, मे बी दैट वर्टिकल डिवीजन, मे बी दैट हॉरिजॉन्टल डिवीजन। इक्वल 2 पार्ट में अगर सॉलिड को डिवाइड कर रही है लाइन, देन दैट इज द सेंट्रल लाइन। क्लियर? और मे बी यू कैन से axis. Axis is means
that is the center that passes from the center of the solid, that passes from the center of the solid. इस चीज को मैं थोड़ा क्यूब के ऊपर ही पहले कवर करता हूँ कि अगर मैंने सपोज ये क्यूब के दोनों डायगोनल्स मीट कर दिए, अगर मैं क्यूब के दोनों डायगोनल्स ऐसे मीट कर देता हूँ, ऐसे मिला देता हूँ, जहाँ इस सॉलिड को ले लेता हूँ यहाँ, और अच्छी तरह ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी। अगर मैं इस सॉलिड को कैरी करता हूँ, सपोज ये सॉलिड है स्क्वायर शेप, तो अगर मैं कहूँ कि मैंने स्क्वायर शेप के दोनों डायगोनल आपस में मीट करा दिए लाइक दिस, कि दोनों डायगोनल्स को मैंने आपस में क्रॉस कॉर्नर मीट कराया, तो उसका एक सेंटर पॉइंट आएगा, सीजी पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, सीजी पॉइंट आ जाएगा, सेंटर पॉइंट आ जाएगा उसका, यस। तो उस सेंटर पॉइंट से आप समझना थोड़ा इस चीज को, उस सेंटर पॉइंट से सपोज मैं एक नेल लेके हैमर के साथ उसको लगाना शुरू कर देता हूँ, नेल को मैं हैमरिंग करनी शुरू कर देता हूँ बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे रख के नेल को, और वो नेल बिल्कुल ऊपर वाले सेंटर से पास होती हुई नीचे वाले सेंटर से अगर बाहर आ जाती है, प्रॉपर ऊपर वाले सेंटर से बाहर पास होती हुई नीचे वाले सेंटर से बाहर आ जाती है, that nail work as a axis of the solid, that nail work as a axis of the solid because that divide the solid into equal two parts vertically, that is the vertical axis, क्लियर। अगर सपोज मैं उसको कट करके देखता हूँ सॉलिड को, तो सपोज वो एक्सिस सेंटर से मुझे, अगर मैं कट करके देखता हूँ सॉलिड को सपोज, तो वो एक्सिस मुझे सेंटर से यहाँ से ऐसे जाती हुई नजर आती है, सपोज लाइक दिस, जैसे ये नेल जा रही है, सो यू कैन सी दैट नेल, so it means you can say that is the axis of the solid, this nail you can say this nail is as a what, this nail is as a axis of the solid, ये nail जो है solid की axis की तरह वर्क कर रही है, क्लियर। होती नहीं है, we imagine it that center line होती नहीं, कहीं कट करके देखना शुरू कर लो कि सॉलिड में दिखती कि नहीं, यहाँ तो मैंने सॉलिड को कैरी करने के लिए सेंटर में नेल लगाई है ऐसे कैरी करने के लिए, ठीक है, लेकिन होती नहीं है, बट ऐसे आपको इमेजिन करनी पड़ेगी कि ऐसे वो लाइन सेंटर से पास हो रही है, इमेजिन करना, क्लियर आपको, एंड दैट से एज ए एक्सिस ऑफ द सॉलिड, दैट से एज ए एक्सिस ऑफ द सॉलिड, द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द एक्सिस ऑफ द सॉलिड, द थ्रेड इन ए कैंडल, द थ्रेड इन ए कैंडल, आपने देखा होगा मोमबत्ती के अंदर धागा होता है, बिल्कुल सेंटर टू सेंटर, बेस सेंटर से पास होता हुआ टिप सेंटर तक निकलता है ऊपर, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द एक्सिस ऑफ द सॉलिड, वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है। तो अब अगर क्या कि जो डायरेक्शन सॉलिड लेगा वही डायरेक्शन एक्सिस लेगी, अगर आप सॉलिड को इस डायरेक्शन में रख देते हो ऐसे, सपोज ये एक्सिस थी, अगर आप सॉलिड को ऐसे इंक्लाइन कर देते हो तो एक्सिस भी वैसे ही इंक्लाइन होगी, बिकॉज दैट इज फिक्स इन द सेंटर ऑफ द सॉलिड, ठीक है, तो दैट इज से एज ए एक्सिस, समझ आ गई एक्सिस, ओके। अब अगर ये एक्सिस 90 डिग्री टू बेस है, सपोज ऐसे, इफ दैट एक्सिस इज 90 डिग्री टू द बेस ऑफ द सॉलिड, 90 डिग्री, अगर वो एक्सिस बेस के साथ 90 डिग्री है, देन 90 डिग्री एंगल इज व्हाट एंगल, दैट इज द राइट एंगल, दैट इज द राइट एंगल, सो ड्यू टू दैट वी कैन से दैट सॉलिड इज ए राइट सॉलिड, ड्यू टू दैट सॉलिड इज एज ए राइट सॉलिड, क्लियर। तो वही उसने डेफिनेशन में बताया, व्हाट इज द राइट सॉलिड, ही सेड a solid is said to be right solid when its axis perpendicular to its base, when its axis perpendicular to its base, अगर ऐसे वो सॉलिड है तो वो सॉलिड हमारे पास राइट सॉलिड हो जाएगा when its axis is perpendicular to base, बेस के साथ वो 90 डिग्री है, क्लियर। और साथ साथ उसने और भी बोला है when that axis is perpendicular to its base or maybe end faces, अब ये एंड फेसिस कहाँ से आ गया, सीट, अगर मैं कहता हूँ कि सॉलिड ऐसे नहीं लाई कर रहा, मैंने सॉलिड को अब ऐसे लाई करवाना है, मींस एज पर द कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम आपका सॉलिड अब ऐसे लाई कर रहा है, तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, इस सॉलिड का अगर मैं देखता हूँ तो इस सॉलिड का एक एंड फेस आपके पास ये हो जाएगा, एक एंड फेस ये हो गया, और दूसरा एंड फेस सॉलिड का ये हो गया, this one. So in that case we have the two end faces of solid, one is this one and that is, you can see that is what, that is a square, and other end face from this side you can see that is also square. So we have the two end faces in that case, one from this side and the other from this side,
एंड इन दैट केसेस अगर मैं अब एक्सिस को देखता हूँ तो एक्सिस सेंटर टू सेंटर ऐसे पास हो रही है. व्हाट इज द एक्सिस लाइन? दैट इज द इमेजिनरी लाइन दैट पासिस फ्रॉम सेंटर टू सेंटर ऑफ द सॉलिड. ऐसे पास हो रही है. तो अब इस केस में अगर सॉलिड ऐसे लाई कर गया तो अब भी एक्सिस क्या है? अब भी एक्सिस इसके एंड फेसिस के साथ क्या है? एंड फेसिस के साथ क्या है? दोनों तरफ से 90 डिग्री. 90 डिग्री. तो यही उसने डेफिनेशन में कहने की कोशिश की है. व्हाट इज अ राइट सॉलिड? ए सॉलिड इज सेड टू बी अ राइट सॉलिड इफ द एक्सिस ऑफ द सॉलिड इज परपेंडिकुलर टू इट्स बेस, perpendicular to its base, or maybe its end faces, then that solid said to be a right solid. ऐसा थोड़ी है कि सॉलिड ऐसे है तो ये राइट सॉलिड है, ऐसे खड़ा है वो तो राइट सॉलिड है. अब सॉलिड साहब लेट गए तो वो राइट सॉलिड नहीं रहे, नाम तो वही रहेगा. ऐसा थोड़ी होता है कि बनोट सर खड़े हैं तो उनका नाम बनोट सर है, अब बनोट सर लेट गए तो उनका नाम बनोट सर से चेंज हो जाएगा. रहेंगे तो बनोट सर ही, बट अब वो किस डायरेक्शन में चले गए? अब वो लेट गए. इस डायरेक्शन में क्या है? वो खड़े हैं. इज इट क्लियर? So I think you can follow now. So this is the right solid when the axis of the solid is 90 degree to its base or maybe its end faces, then that solid said to be a right solid. So this is the definition of the right solid. तो मेरे ख्याल से अब अगर आपको स्टेटमेंट में आता है वी हैव ए राइट सॉलिड तो आपको इजीली पता होना चाहिए कि उस सॉलिड की जो एक्सिस है वो 90 डिग्री टू इट्स बेस है और मे बी इट्स एंड फेसेस है. इज इट क्लियर? मीन्स उसकी एक्सिस 90 डिग्री है, देन वो सॉलिड राइट सॉलिड है. मे बी दैट 90 डिग्री टू इट्स बेस एंड मे बी दैट 90 डिग्री टू इट्स एंड फेसेस, देन दैट सॉलिड सेड है राइट सॉलिड. इज इट क्लियर? ओके. Then we have the second definition is oblique solid. Oblique solid. So what is the oblique angle? It means the angle is not than 90 degree. कोई भी ऐसा एंगल जो 90 डिग्री नहीं होगा वो एंगल हमेशा oblique angles में चला जाएगा. Maybe that angle is 89 degree or maybe that angle is 91 degree. समझाई? राइट एंगल कब रहेगा? जब वो सिर्फ 90 डिग्री होगा. अगर वो 89 डिग्री भी है तब भी वो ओब्लीक एंगल हो गया, अगर वो 91 डिग्री है तब भी वो ओब्लीक एंगल हो गया. सो व्हाट इज द ओब्लीक एंगल? इफ द एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री देन दैट एंगल सेड एज ओब्लीक एंगल्स. क्लियर? अब ओब्लीक एंगल के लिए मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूं दोबारा. ओके. सपोज मैं थोड़ा इसको, यस ये थोड़ा बड़ा है, इसमें समझ आ जाएगा, मैं इसको रख लेता हूं. सपोज मेरे पास एक ये सॉलिड है, अभी आपको मैं ऐसा दिखा रहा हूं. अभी सपोज इसकी एक्सिस आपको नजर आ रही होगी ऊपर नेल 90 डिग्री टू इट्स बेस है सपोज. अगर ये ऐसे है तो ये राइट सॉलिड हो जाएगा. अब लेकिन ये सॉलिड का मैंने बेस इंक्लाइंड कट कर दिया है तो अब उसकी एक्सिस 90 डिग्री नहीं हो रही. यू कैन सी दिस. अब उसकी एक्सिस 90 डिग्री टू इट्स बेस नहीं हो रही. अब उसकी एक्सिस बेस के साथ क्या बना रही है? बेस के साथ एंगल बना रही है. अब सॉलिड की एक्सिस बेस के साथ एंगल बना रही है लाइक दिस. क्लियर? आपको नजर आ रहा होगा. अब सॉलिड की एक्सिस 90 डिग्री नहीं है, अब सॉलिड की एक्सिस बेस के साथ एक एंगल बना रही है. नाउ ड्यू टू दैट एंगल दैट इज नॉट 90 डिग्री, सो ड्यू टू दैट इट शुड बी ए ऑब्लीक सॉलिड. ये एक ऑब्लीक सॉलिड होगा. क्लियर? सो दैट इज द ऑब्लीक सॉलिड. इट मींस व्हाट ही सेड, इफ द एक्सिस ऑफ द सॉलिड inclined to its base. ठीक है ना? वो कह रहा है the solid is inclined at an angle. If the axis of the solid is inclined at an angle, अगर solid की axis एक एंगल बना रही है, inclined है एक एंगल पे, 90 डिग्री नहीं है, inclined है, inclined at an angle other than 90 डिग्री. ठीक है? 90 डिग्री के अलावा उसका कोई भी एंगल हो सकता है. मे बी 89 डिग्री, मे बी 91 डिग्री, अदर देन 90 डिग्री. देन ही सेड टू इट्स बेस और एंड फेसेस, जहां तो उसके बेस के साथ और जहां उसके एंड फेसेस के साथ. अगर वो 90 डिग्री नहीं है देन दैट सॉलिड इज ए ऑब्लीक सॉलिड. दैट्स क्लियर? सेम इस केस में भी अब एक्सिस की ऐसे है तो बेस, अगर बेस इसका यहाँ लाई कर रहा है ना ऑन एचपी, यू कैन सी द बेस ऑफ द हेक्सागन लाई ऑन एचपी. क्लियर? तो अब इस केस में ये इंक्लाइंड बेस के साथ एंगल बना रही है तो ये ऑब्लीक सॉलिड होगा. लेकिन ऑब्लीक सॉलिड का अगर मैंने अब ऐसे लाई करा दिया सपोज,
तो तब वो उसके एंड फेसिस के साथ भी एक एंगल बना रही है लाइक दैट। अगर मैं कहूँ कि एंड फेस इसका ऐसे कटा हुआ है ऐसे, और इसका एंड फेस ऐसे कटा हुआ है, तो एंड फेस के साथ भी वो एक एंगल बना रही है लाइक दिस, देन दैट सॉलिड सी एज ए ऑब्लिक सॉलिड। क्लियर? सो राइट सॉलिड क्या है? जब सॉलिड की एक्सिस 90 डिग्री टू इट्स बेस होगी, और ऑब्लिक क्या है? जब 90 डिग्री नहीं होगी। तो ये दो तरह के सॉलिड पड़े, राइट और ऑब्लिक सॉलिड। सॉरी, टर्मिनोलॉजी थी दो तरह की सॉलिड की। आगे सॉलिड की टर्मिनोलॉजी में आ गई हमारे पास नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इन द सॉलिड। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ द सॉलिड इज व्हाट? रेगुलर सॉलिड। अब हमने देखना है कि रेगुलर सॉलिड क्या होता है हमारे पास। व्हाट इज द रेगुलर सॉलिड? किसको हम रेगुलर सॉलिड कहेंगे और किसको हम रेगुलर सॉलिड नहीं कहेंगे? रेगुलर सॉलिड में क्या कह रहा है? If all the edges of the base or end faces of a solid are equal in length and form regular plane figure। ध्यान से समझो इस चीज को। अगर मेरे पास सपोज ये सॉलिड है, वो कह रहा है कि if all the edges of a solid in the base or end face, base means अगर ये सॉलिड यहां लाई कर रहा है तो इसका ये बेस हो गया, और अगर सॉलिड ऐसे लाई कर रहा है तो इसकी एंड हो गई, एंड फेसेस हो गई। तो वो कह रहा है इफ ऑल द एजेस ऑफ ए बेस और एंड फेसेस ऑफ ए सॉलिड, कोई भी ऐसा सॉलिड है, कोई भी ऐसा सॉलिड है जिसके बेस के एजेस आपस में सेम होंगे, ठीक है? एजेस ऑफ द बेस और एंड फेसेस ऑफ ए सॉलिड आर इक्वल इन लेंथ, सबकी लेंथ सेम है। जैसे ये स्क्वायर है हमारे पास, तो सबकी लेंथ, एक स्क्वायर सपोज 30 एज है उसका, तो सभी के एज 30 30 30 30 है, ठीक है? वो कह रहा है इफ ऑल द एंगल्स, ऑल द साइड्स ऑफ द बेस और एंड फेसेस, बेस और एंड फेसेस की जितनी भी साइड्स हैं ऑफ ए सॉलिड आर इक्वल इन लेंथ, सभी की लेंथ सेम है, और बिहेव लाइक ए रेगुलर प्लेन फिगर, तो रेगुलर प्लेन फिगर की तरह बिहेव कर रहे हैं। रेगुलर प्लेन फिगर मीन्स जहाँ एक एंड खत्म हुआ सडनली दूसरा स्टार्ट हुआ, दूसरा खत्म हुआ तीसरा स्टार्ट खत्म हो गया, तीसरा खत्म हुआ चौथा स्टार्ट हो गया, चौथा खत्म हुआ फिर पहला स्टार्ट हो गया। तो दिस इज द रेगुलर फिगर। तो बिहेव लाइक ए रेगुलर प्लेन फिगर, देन दैट सॉलिड से एज ए रेगुलर सॉलिड। फिर सुनो, इफ ऑल द एजेस ऑफ द बेस और एंड फेसेस ऑफ ए सॉलिड आर इक्वल इन लेंथ एंड फ्रॉम रेगुलर प्लेन फिगर, it is said to be a regular solid। रेगुलर प्लेन फिगर, it is said to be a regular solid, ठीक है? और irregular solid भी होंगे, yes, अगर उसके एज सेम नहीं है सबके बेस के तो वो irregular solid हो जाएगा। लेकिन आपके सिलेबस में भी सारे रेगुलर सॉलिड ही हैं, क्लियर? इन योर सिलेबस द ऑल सॉलिड्स आर रेगुलर सॉलिड्स। आगे वही आता, तो ये तीन बेसिक टर्म्स थी सॉलिड की, जो हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो हमने कवर की। What is the right solid, what is the oblique solid, and what is the regular solid। Next we have the classification of solid। तो सॉलिड को बेसिकली हमने दो तरह से क्लासीफाई किया। सॉलिड को हमने दो तरह से क्लासीफाई किया है, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं सॉलिड पॉलीहाइड्रा एंड सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। पॉलीहाइड्रा और सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। तो पॉलीहाइड्रा में आ जाएंगे ऑल टाइप्स ऑफ प्रिज्म्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ पिरामिड्स, और उसमें दूसरे में आ जाएंगे हमारे पास सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन में आ जाएंगे सिंगल कर्व्ड सरफेस में आ जाएंगे कोन एंड सिलेंडर, और सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन की दूसरी एग्जांपल है डबल कर्व्ड सरफेस, उसमें आ जाएगा सफेयर, ठीक है? तो अब इस चीज़ों को हम कवर करते हैं स्टेप बाय स्टेप, कि पहले हम कवर करेंगे अब व्हाट इज द पॉलीहाइड्रा। व्हाट इज द पॉलीहाइड्रा, ध्यान से समझना। कह रहा है पॉलीहाइड्रा इज ए सॉलिड बाउंडेड बाय ए प्लेन्स कॉल्ड द फेसेस व्हिच मीट इन ए स्ट्रेट लाइन कॉल्ड द एजेस। कोई भी पॉलीहाइड्रा, अगर मैं अगेन यहाँ पर रखता हूँ, क्यूब रखता हूँ आपको समझाने के लिए अच्छी तरह, तो कोई भी जो सॉलिड है, ठीक है, क्लियर? कोई भी जो सॉलिड है, अगर उस सॉलिड के जो है वो पूरा सॉलिड अगर जो है वो प्लेन्स के थ्रू बाउंडेड है, जैसे ये क्यूब है, तो क्यूब आपके सामने कितने प्लेन्स के थ्रू बाउंडेड है? क्यूब हमारे सामने 6 स्क्वायर फेसेस के थ्रू बाउंडेड है, प्लेन्स के थ्रू बाउंडेड है।
आज जैसे मैंने पहले भी बताया, एक स्क्वायर प्लेन फ्रंट में, एक बैक पे, एक टॉप में, एक बॉटम में, एक लेफ्ट हैंड साइड पे, एक राइट हैंड साइड पे। तो क्यूब इज बाउंडेड इन द बाउंडेड बाय द 6 प्लेन सरफेसेस। क्लियर? तो इट मीन्स यहां तक ये पॉलीहाइड्रा की एग्जांपल में था। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे भी देखते हैं। ए पॉलीहाइड्रा इज ए सॉलिड बाउंडेड बाय द प्लेन्स कॉल्ड द फेसेस, क्लियर, which meet in a straight line, which meet in a straight line called the edges। जहां पे वो प्लेन्स या सरफेसेस आपस में मिल रहे हैं, एक सरफेस इधर से जा रहा है, देख सकते हो, एक इधर से आ रहा है, तो जहां पे ये दोनों प्लेन्स या सरफेसेस मिल रहे हैं, देयर प्रोड्यूस ए एज, देयर प्रोड्यूस ए स्ट्रेट एज, ये स्ट्रेट एज प्रोड्यूस कर रहा है। और एक तरफ नहीं, चारों तरफ, सारी तरफ, ऑल अराउंड, मे बी साइड्स, मे बी टॉप, मे बी बॉटम। तो जहां पे ये सरफेस मिल रहे हैं, टॉप में क्या हुआ, ऊपर का सरफेस इधर का मिला, ये एज प्रोड्यूस हो गया, इधर का सरफेस ऊपर का मिला, ये एज प्रोड्यूस हो गया, ऐसे इधर का सरफेस ऊपर का मिला, ये एज प्रोड्यूस हो गया, पीछे का सरफेस ऊपर का मिला और ये एज प्रोड्यूस हो गया। तो वो यही कह रहा है, व्हाट इज ए पॉलीहाइड्रा। पॉलीहाइड्रा इज ए सॉलिड बाउंडेड बाय द प्लेन्स कॉल्ड द सरफेसेस। ठीक है, कितने सरफेस के थ्रू बाउंडेड है सॉलिड क्यूब, 6 स्क्वायर सरफेसेस के थ्रू, 6 स्क्वायर सरफेसेस के थ्रू क्यूब बाउंडेड है। तो वो यही कह रहा है, व्हाट इज ए पॉलीहाइड्रा। द पॉलीहाइड्रा इज ए सॉलिड बाउंडेड बाय द प्लेन्स कॉल्ड द सरफेसेस, वेयर मीट इन ए स्ट्रेट लाइन, देयर प्रोड्यूस ए एच, वेयर मीट इन ए स्ट्रेट लाइन, जहाँ पे वेयर मीट दैट, देयर प्रोड्यूस ए स्ट्रेट लाइन एंड दैट स्ट्रेट लाइन सेड एज ए एच। जैसे प्लेन को क्या बोलते थे, सरफेस, ऐसे ही वो सरफेस आपस में जहाँ मीट कर रहे हैं, वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस हो रही है, और उस स्ट्रेट लाइन को अब हम क्या टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे, एज ऑफ द सॉलिड। इट मीन्स दैट इज द एज ऑफ द सॉलिड। क्लियर? ओके, तो क्यूब में अगर हम देखें तो कितने एज होंगे, क्यूब में 12 एज होंगे डेफिनेटली, क्योंकि 12 सरफेसेस हैं, 4 ऊपर के एज मिलेंगे, 4 ही ऑल अराउंड 1 2 3 4, और 4 ही बेस के एज मिल जाएंगे। तो वी हैव द 12 straight edge and 12 straight line and that 12 edge on the surface of a cube। और इसमें सरफेस कितने मिलेंगे, सरफेस क्यूब में कितने होंगे, 6, एक टॉप का, बॉटम का, फ्रंट का, बैक का, साइड का, लेफ्ट का, राइट का, क्लियर। तो 6। तो डेफिनेशन मेरे ख्याल से पॉलीहाइड्रा की आपको कवर होगी। ठीक है, अब पॉलीहाइड्रा किस में आ गया हमारे पास, पॉलीहाइड्रा में आ गया हमारे पास, पॉलीहाइड्रा आ गया हमारे पास जो रेगुलर है हमारे पास, रेगुलर पॉलीहाइड्रा में जो जितने भी टाइप्स के प्रिज्म्स हैं, जितने भी टाइप्स के पिरामिड्स आएंगे, वो सारे रेगुलर पॉलीहाइड्रा में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, सिलेंडर क्यों नहीं आएगा या कोन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कोन में कहीं भी स्ट्रेट एज नहीं मिल रहे, ऑल अराउंड तो एक ही कर्व्ड सरफेस है, और बॉटम में भी एक ही सरफेस है, वो सर्कुलर है, तो दैट इज नॉट ए स्ट्रेट एज। ठीक है, तो इसलिए ये कोन हो गया, आपका सफेयर हो गया, ये आपका सिलेंडर हो गया, तो ये पॉलीहाइड्रा की डेफिनेशन से बाहर हो गए। क्लियर ना? तो ये किस डेफिनेशन में चले जाएंगे, ये चले जाएंगे सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन की डेफिनेशन। क्लियर? आगे हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब भी करते हैं। ओके, अब वो कह रहा है कुछ, वी आर द सम टाइप्स ऑफ रेगुलर पॉलीहाइड्रा। रेगुलर पॉलीहाइड्रा की कुछ टाइप्स हैं आगे। अगेन रेगुलर पॉलीहाइड्रा की कुछ टाइप्स हैं, इसमें ना थोड़ी इस चैप्टर में डेफिनेशन ज़्यादा है, इसीलिए मैंने आज ये लेक्चर बैठ के ही लेने का जो है वो सोचा था कि डेफिनेशन आपको अच्छी तरह बैठ के आराम से कवर करवा दूंगा। सो रेगुलर पॉलीहाइड्रा क्या है, ठीक है, इसलिए ये लेक्चर जो है मैं लेक्चर हॉल में नहीं ले रहा, ऑफिस में बैठ के ले रहा हूँ अपने। तो रेगुलर पॉलीहाइड्रा क्या है, ए पॉलीहाइड्रा इज सेड टू बी रेगुलर इफ ऑल इट्स फेसेस आर सिमिलर। किसी भी पॉलीहाइड्रा को हम तभी रेगुलर बोलेंगे अगर उसके फेसेस सिमिलर हैं। जैसे क्यूब में सारे फेसेस क्या है, स्क्वायर फेसेस हैं। क्यूब में कितने स्क्वायर फेसेस हैं, 6, तो सारे सिमिलर हैं। सिमिलर मीन्स उनकी शेप सेम है, सभी की स्क्वायर शेप है, सभी की स्क्वायर शेप है। तो कह रहा है ए पॉलीहाइड्रा सेड टू बी रेगुलर इफ ऑल इट्स फेसेस आर सिमिलर, इक्वल एंड रेगुलर। सिमिलर है मीन्स शेप सेम है, ठीक है, सिमिलर, इक्वल, इक्वल मतलब जितना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया उतना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, उतना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, उतना इसका, सभी 6 के 6 सरफेसेस का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है।
क्लियर? अभी तक ये क्यूब जो है पूरा उसमें रेगुलर पॉलीहेड्रा की डेफिनेशन में आ रहा है एज पर द स्टेटमेंट. He said a polyhedra is said to be regular if all its faces are similar, equal. Similar means shape change है, equal means उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज है, एंड रेगुलर भी है. रेगुलर कैसे है? जहाँ एक सरफेस खत्म हो रहा है दूसरा स्टार्ट हो रहा है, दूसरा खत्म हुआ तीसरा खत्म हुआ चौथा, और ऐसे ही ऑल अराउंड इधर, और ऐसे ही ऑल अराउंड इधर, कहीं से भी देख लो. तो इसके सारे सरफेस सिमिलर है, स्क्वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, ठीक है, इक्वल हो गए, और रेगुलर जहां एक सरफेस खत्म हो रहा है दूसरा स्टार्ट हो रहा है. सो यस, यू कैन से द क्यूब इज द गुड एग्जांपल इन द रेगुलर पॉलीहेड्रा. क्यूब इज अ गुड एग्जांपल इन द रेगुलर पॉलीहेड्रा. तो वो यही कह रहा है, a polyhedra is said to be regular if all its faces are similar, equal and regular, even all the angles performed between these faces are equal to one another. इवन वो कह रहा है कि इन फेसेस में आपस में जो एंगल भी बन रहा है वो एंगल भी सेम है. अब इसमें एंगल क्यूब में कौन सा बन रहा है हर फेस में आपस में? 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री. तो सभी फेसेस का एंगल 90 डिग्री है. सो यस, क्यूब जो है रेगुलर पॉलीहेड्रा की एग्जांपल में है. इट मीन्स व्हाट इज द रेगुलर पॉलीहेड्रा? ए रेगुलर पॉलीहेड्रा इज सेड टू बी ए सॉलिड, ठीक है, इफ द ऑल इट्स faces are similar, equal and regular, and the angles performed between that faces also same. ठीक है, आपस में जो फेसेस का एंगल बन रहा है वो भी सेम है. तो चार चीजें होगी. एक तो फेस की शेप सेम है, शेप उसकी सेम है. दूसरा क्या है कि क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है. तीसरा क्या कह रहा है वो कि तीसरा रेगुलर बिहेव कर रहा है. और चौथा क्या कह रहा है कि इनमें फेसेस में आपस में जो एंगल बन रहा है वो भी सेम है. Then that solid said to be a regular polyhedra. Regular polyhedra. So yes, cube is the example of the regular polyhedra. Cube is the good example of the regular polyhedra. अब regular polyhedra की कुछ और एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप. वी हैव द रेगुलर पॉलीहेड्रा. बेसिकली 5 एग्जाम्पल हैं रेगुलर पॉलीहेड्रा की जिनको हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है रेगुलर पॉलीहेड्रा की क्या? टेट्राहाइड्रोन. टेट्रा TETRA, टेट्राहाइड्रोन. टेट्राहाइड्रोन, ठीक है, टेट्राहाइड्रोन. टेट्राहाइड्रोन की एग्जांपल क्या है हमारे पास? अगर हम टेट्राहाइड्रोन देखेंगे, टेट्रा के पहले मैं फिर स्पेलिंग रिपीट करता हूँ, TETRA, टेट्राहाइड्रोन, HEDRON, हेड्रोन, टेट्राहाइड्रोन. तो टेट्राहाइड्रोन की एग्जांपल क्या है हमारे पास? टेट्राहाइड्रोन. टेट्रा बोलते किसको? पहले बोलते हैं किसको? एज पर केमिस्ट्री अगर हम टेट्रा बोल रहे तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्रा? टेट्रा मीन्स 4. टेट्रा मीन्स 4 इन द केमिस्ट्री लैंग्वेज. टेट्रा मीन्स 4. सो व्हाट इज द टेट्राहाइड्रोन? इट मीन्स एक ऐसा सॉलिड जिसमें हमारे पास क्या होगा कि जिसमें हमारे पास 4 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसेस होंगे. 4 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसेस होंगे. क्लियर? तो अगर मैं कहूं कि वी हैव दिस सॉलिड, ये जो सॉलिड है आपके पास, दिस सॉलिड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ टेट्राहाइड्रोन. नो, क्योंकि इसमें ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है. दैट इज नॉट ए इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल होने का क्या मकसद है? मेन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल तभी होगा जब उसमें तीनों एजेस सेम होंगे ट्रायंगल में, और तीनों एजेस का एंगल इवन सेम होगा. सो इक्विलेटरल ट्रायंगल कब होगा? मेरे पास वो सॉलिड दूसरे रूम में था, मैं लेने गया था, एक सेकंड, बस आ गया. थैंक यू. सो व्हाट इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होगा जब उसके क्या होगा कि जब उसके जो एजेस हैं तीनों एजेस सेम होंगे और एंगल सेम होगा. अब अगर इसको नहीं मैं रखता, मैं इसको रख देता हूँ, तो दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल. यस, दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्योंकि तीनों एजेस का नॉर्मली जो है लेंथ सेम है. इसको लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है, और वो कह रहा था 4 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसेस. तो 4 अगर मैं इसमें काउंट करता हूँ तो 4 हो गए इसमें. यस, 1, तो ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है.
बट दिस इज द अगेन एग्जाम्पल ऑफ द टेट्राहाइड्रोन. नो, ये टेट्राहाइड्रोन की एग्जाम्पल अगेन नहीं है. क्यों नहीं? अब 4 तो इक्विलेटरल ट्रायंगुलर सरफेसेस ले लिए, फिर ये टेट्राहाइड्रोन की एग्जाम्पल क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख सकते हो, सॉरी, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसके बेस में, यू कैन सी हियर कि इसके बेस में क्या है? इसके बेस में एक स्क्वायर सरफेस है. साइडों पे तो इक्विलेटरल ट्रायंगुलर मान लिए हमने 4, लेकिन बेस में एक स्क्वायर सरफेस मिल गया, तो ये 4 सरफेस नहीं हुए. टेट्रा में तो 4 होने चाहिए. पहली बात तो ये, तो बेस में स्क्वायर मिल गया तो ये 5 हो गए. और दूसरी बात ये कि बेस में इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, वो स्क्वायर है. सो इट मीन्स ये भाई साहब जो हैं, ये टेट्राहाइड्रोन की दौड़ में से बाहर हो गए. दैट इज नॉट टेट्राहाइड्रोन. तो फिर टेट्राहाइड्रोन क्या होगा? टेट्राहाइड्रोन एक ऐसा सॉलिड होगा जिसमें 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल तो साइड्स पे होंगे और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल उसके बेस में होगा. तो यस, आई हैव द एग्जांपल ऑफ दैट अगेन. मैं जानबूझ के करेक्ट पहले नहीं बताई आपको, ताकि आपको पता चले कि क्या फर्क होता है. सो यस, दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल. यू कैन सी दिस इज 1 triangular face, this is other 2 triangular face in front of you, and this is 3 number triangular face. 3 तो ये हो गए, और चौथा कहाँ दिखा? बेस में. चौथा कहाँ दिखा? बेस में. क्लियर? तो यस, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द टेट्राहाइड्रोन. This is the example of the tetrahedron. In that case we have the 4 equilateral triangular faces. और इसकी खासियत ये होती है कि इसको कहीं भी लाई करा दो, वही इसका बेस बन जाएगा. किसी भी फेस को, चाहे 1 को लाई करा दो, चाहे 3 को लाई करा दो, चाहे 4 को लाई करा दो, है ना, चाहे 2 को लाई करा दो, किसी पे को भी लाई करा दो, तो ये इसका बेस बन जाएगा. ये इसका क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा. तो इट मीन्स इसकी खासियत क्या हुई कि ये भाई साहब मतलब ऐसा सॉलिड है कि गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास. मीन्स ये ऐसा सॉलिड है कि कहीं भी लाई करा दोगे वही इसका बेस बन जाएगा. सो दैट इज द गुड एग्जांपल ऑफ द अंडर द रेगुलर पॉलीहाइड्रोन. रेगुलर क्यों हुआ अभी? क्योंकि चारों फेस इसके रेगुलर क्यों हुआ? क्योंकि एक फेस जहाँ खत्म हो रहा है दूसरा स्टार्ट हो रहा है. इक्वल सेम क्यों हुआ? ठीक है, सेम क्यों हुआ? इक्वल मतलब सेम. सेम क्यों हुआ? क्योंकि तीनों सरफेस क्या है इसके? इक्विलेटरल ट्रायंगुलर है. चारों सरफेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ठीक है. और सेम क्यों हुआ? क्योंकि चारों सरफेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है. और इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि चारों इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है. और फिर ये रेगुलर पॉलीहाइड्रा में क्यों हुआ? क्योंकि चारों इक्विलेटरल ट्रायंगुलर सर्फ जो है वो आपस में सेम एंगल बना रहे हैं. क्लियर? 4 ही कंडीशन थी, चारों कंडीशन फुलफिल कर रहा है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अंडर द रेगुलर पॉलीहाइड्रा, एंड दैट इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दैट टेट्राहाइड्रो. क्लियर? तो ये अच्छी तरह समझ लेना. ये मॉडल भी मैंने खुद अपने हाथों से वर्कशॉप में डेवलप किया था. तो हो सकता है कि आपको ये कहीं और मिले ना, देखने के लिए मिलेगा, अगर ढूंढना पड़ेगा अच्छी तरह. और ज़्यादातर ये लैब्स में अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए इसको अच्छी तरह दिमाग में रख लेना कि व्हाट इज़ द टेट्राहाइड्रोन. इन शेप्स का दिखाने का मतलब मेरा यही है आपको डेफिनेशन के साथ, ताकि ये शेप्स आपके दिमाग में फिक्स हो जाए कि कैसी थी. एग्जाम में आता है क्वेश्चन टेट्राहाइड्रोन, तो फट स्ट्राइक हो आपके दिमाग में कि टेट्राहाइड्रोन ऐसी एक शेप थी. क्लियर? तो मेरा आपको ये शेप्स को शो करने का मतलब यही है. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कोविड चल रहा है और प्रैक्टिकल हो नहीं पा रहे, इसीलिए मैं यहाँ लाइव लेक्चर में भी कोशिश कर रहा हूँ कि ड्राइंग के जो इसीलिए मैं खुद ड्रॉ करता हूँ आपके सामने बोर्ड के ऊपर, अपने हाथों से ड्रॉ कर करके बताता हूँ, ताकि आपका जो प्रैक्टिकल का जो एक्सपोजर है ना, वो किसी न किसी तरह वो कमी पूरी हो जाए. ठीक है, ओके. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द टेट्राहाइड्रोन. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ द अदर सॉलिड ऑफ, उसमें किसमें थी? रेगुलर पॉलीहाइड्रा में. नेक्स्ट एग्जांपल थी हमारे पास हेक्साहेड्रोन. हेक्साहेड्रोन, HEXAHEDRON, हेक्साहेड्रोन. सो व्हाट इज द हेक्सा? हेक्सा मीन्स 6. हमने किया ना हेक्सागोनल लैमिना में किया हेक्सागोनल लैमिना.
सो व्हाट इज द हेक्सा? हेक्सा मीन्स 6। तो हेक्साहेड्रॉन कौन सा सॉलिड है? यस, क्यूब का ही दूसरा नाम हेक्साहेड्रॉन है। अब कंफ्यूज मत होना, क्यूब का ही दूसरा नाम हेक्साहाइड्रोन है। क्यूब को ही हम हेक्साहाइड्रोन बोलेंगे। तो व्हाट इज द हेक्साहाइड्रोन? इट इज अ सॉलिड हैविंग द 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस। एक ऐसा सॉलिड जिसमें 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस हैं। और बाकी टर्मिनोलॉजी वही है कि बिहेव लाइक ए रेगुलर प्लेन, ठीक है, रेगुलर प्लेन सॉलिड जहाँ एक एज खत्म हो रहा है दूसरा पूरा पर स्टार्ट हो रहा है, एक प्लेन सरफेस खत्म हो रहा है दूसरा प्लेन सरफेस स्टार्ट हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल है, और इवन एंगल इसमें भी कौन से बन रहे हैं? 90 डिग्री आपस में, 90 डिग्री क्यूब में आपस में एंगल बन रहे हैं। तो क्लियर? सो दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ, गुड एग्जांपल क्या है? यही क्यूब इज द हेक्साहेड्रॉन। तो दैट इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ द रेगुलर पॉलीहाइड्रा। फर्स्ट क्या थी? टेट्राहाइड्रॉन। सेकंड क्या हुई? हेक्साहेड्रॉन। क्लियर? सो क्यूब इज द हेक्साहेड्रॉन। नेक्स्ट एग्जांपल आ गई हमारे पास ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टा, व्हाट इज द मीन ऑफ ऑक्टा इन द केमिस्ट्री लैंग्वेज? ऑक्टा मीन्स व्हाट इन द केमिस्ट्री लैंग्वेज? ऑक्टा मीन्स 8। हमने किया ना ऑक्टेंट मॉडल, ऑक्टा मीन्स 8। ऑक्टेंट क्वाड्रेंट को ऑक्टेंट मॉडल में कन्वर्ट किया ना हमने, तो ऑक्टा मीन्स 8। तो मीन्स एक ऐसा सरफेस जिसमें 8 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर सरफेसेस हो। मेरे को सॉरी एक बार दोबारा जाना पड़ेगा, सॉलिड दूसरा लेने वहां से। सो ऐसा सॉलिड जिसमें 8 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर सरफेसेस हो। तो सोचो कौन सा ऐसा सॉलिड हो सकता है जिसमें 8 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर सरफेसेस होंगे? तो ऐसा कौन सा सॉलिड हो जाएगा जिसमें 8 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर सरफेसेस होंगे? सॉरी मुझे बार बार बीच में से जाना पड़ रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए मॉडल लेके आना बहुत जरूरी है। तो ऐसा कौन सा सॉलिड होगा जिसमें 8 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर सरफेसेस होंगे? सपोज अगर मैं इसको मान लेता हूं कि ये 4 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर सरफेसेस इस सॉलिड में है और 4 ही इसमें है, 4 ही इसमें, 4 ही इसमें, 8 तो हो गए, लेकिन दोनों का बेस क्या हो गया? स्क्वायर। तो जब मैंने इस स्क्वायर बेस को खत्म करना है तो मैं क्या करूंगा कि मैंने दोनों को, जैसे हमने इंडिया पाकिस्तान को अगर खत्म करना है तो हम क्या करेंगे कि हम जो LOC है उसको मिला देंगे कि कोई LOC नहीं है, फिनिश। तो इसका मैंने बेस क्या किया कि इसका बेस मैंने आपस में मिला दिया ऐसे, लाइक दैट, ठीक है, जोड़ दिया। तो इस केस में क्या हुआ कि 8 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर, यू कैन सी 8 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर सरफेस इधर हो गए, 8 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर सरफेस इधर हो गए दूसरे के। 8 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर सरफेस सपोज ग्रीन वाले सॉलिड के और 8 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर सरफेसेस ब्लू वाले सॉलिड के। तो दोनों का बेस हमने मिला दिया तो बेस खत्म हो जाएगा, स्क्वायर सरफेस खत्म हो गया। तो 8, 4 उधर बचे, 4 उधर बचे और चारों ही इक्विलेटरल ट्रायंगुलर सरफेस हैं। यस, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल of the octahedron, of the octahedron. So in that case we have the 8 equilateral triangular surfaces, then that is the example of the octahedron. ठीक है? तो एक ऐसा जो सॉलिड बन जाएगा जिसमें 8 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर सरफेसेस होंगे। ठीक है, मैंने ट्राई किया आपको समझाने की कि ऐसे हो सकता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट रेगुलर पॉलीहाइड्रा की एग्जांपल है हमारे पास। देन डोडेकाहेड्रॉन, डोडेका। सो व्हाट इज द मीन ऑफ डोडेका? डोडेका मीन्स 12, डोडेका, ठीक है, डोडेका मीन्स 12, DODECA, हेड्रॉन, HEDRON, हेड्रॉन, ठीक है। सो डोडेकाहेड्रॉन, so dodecahedron, in that case we have the 12 पेंटागन शेप्स। ऐसा सॉलिड जिसमें 12 पेंटागन शेप्स होंगी, ऐसा सॉलिड जिसमें 12 पेंटागन शेप्स होंगी। तो सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो सपोज मेरे पास एक पेंटागन शेप ये थी सपोज, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि दूसरी पेंटागन शेप ये है, वैसे ये हेक्सागन है, मैं मान लेता हूँ कि दूसरी पेंटागन शेप ये है। तो आपस में मैंने इस पेंटागन शेप के आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे एज जोड़ के, आपस में एज जोड़ के, ऐसी मीन्स ऐसी 12 पेंटागन शेप्स ले ली और आपस में उनके एज जोड़ के मैंने एक राउंड शेप बना दी।
ठीक है। सेम आपको अगर एग्जांपल दूं, सेम ऐसे ही जैसे फुटबॉल के अंदर पेंटागन या हेक्सागन वो टिक्कियां से जुड़ी होती है उसकी, फुटबॉल के अंदर वो अलग पेंटागन या हेक्सागन शेप्स की टिक्कियों को सिल सिल के फुटबॉल बना देते हैं। तो सेम ऐसे, क्योंकि वो अलग अलग कलर करना होता है, तो सेम ऐसे ही हमने अगर 12 पेंटागन शेप्स ले ली और उसको आपस में हमने जोड़ जोड़ के एक राउंड सफेयर फुटबॉल टाइप सी शेप बना दी एक, ठीक है। और उस शेप में सारे पेंटागन सेम शेप के होंगे, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया के होंगे, और अगर एंगल भी उनमें आपस में सेम है, और पूरा एक रेगुलर, एक पेंटागन खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट हो रहा है, तो रेगुलर प्लेन फिगर की तरह अगर वो सॉलिड बिहेव कर रहा है, देन दैट इज द एग्जांपल ऑफ द डोडेकाहेड्रॉन, एंड दैट इज द अंडर द कैटेगरी ऑफ रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। इज इट क्लियर? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डोडेकाहेड्रॉन। नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलर पॉलीहेड्रा की लास्ट डेफिनेशन है रेगुलर पॉलीहेड्रा की, अकोसाहेड्रॉन। अकोसा, ICOSA हेड्रॉन, HEDRON, अकोसाहेड्रॉन। अकोसाहेड्रॉन में हमने क्या किया कि जैसे हमने पेंटागन की 12 शेप्स ली थी, अकोसा मीन्स 20, अकोसा मीन्स 20, तो जैसे हमने पेंटागन की 12 शेप्स ली थी, ऐसे ही अगर हम सपोज 20 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर की शेप ले लेते हैं, समझाइए मेरी बात। जैसे हमने 12 शेप्स ली थी पेंटागन की, तो सपोज 20 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर की शेप ले लेते हैं ऐसी, जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऐसी शेप ले लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर की 20 शेप्स। तो जैसे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल की 4 शेप जोड़ के, जैसे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल की 4 शेप जोड़ के, या इक्विलेटरल ट्रायंगुलर की हमने 8 शेप आपस में जोड़ के ऑक्टाहेड्रॉन बनाया था, ऐसे ही 8 शेप की जगह अब हम 20 शेप्स ऐसे जोड़ के और एक डायमंड टाइप की शेप सी बना देते हैं, ठीक है। देन दैट इज द एग्जांपल ऑफ द अकोसाहेड्रॉन। इट मींस व्हाट इज इन द अकोसाहेड्रॉन? इन द अकोसाहेड्रॉन वी हैव द 20 equilateral triangular surfaces, clear, and the angle performed between that faces are same, cross section area is same, and the shape is same. Then that is the example of the which one? That is the example of the icosahedron. Icosahedron, clear. So these are the five main types or main examples from the solid of revolution. Which one? फर्स्ट कौन सी की थी हमने? टेट्राहेड्रॉन, फिर हमने की थी हेक्साहेड्रॉन, फिर हमने की थी डोडेका ऑक्टाहेड्रॉन, फिर हमने की है डोडेकाहेड्रॉन, और फिर हमने की है अकोसाहेड्रॉन, ठीक है। सो दीज आर द मेजर 5 टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। लेकिन ये जो मेजर 5 हमने टर्मिनोलॉजी सॉलिड की सीखी, जहाँ अभी जो समझी है, ये मेजर 5 टर्मिनोलॉजी में से सिर्फ आपको 2 तरह के सॉलिड अभी एग्जाम में या प्रॉब्लम्स में या आपके सिलेबस में आएंगे। वन इज द टेट्राहेड्रॉन एंड अदर इज द क्यूब। वन इज द टेट्राहेड्रॉन, अदर इज द क्यूब। दूसरी अभी तरह के सॉलिड नहीं आएंगे, ठीक है। दूसरी तरह के जो सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, उसमें नॉट रेवोल्यूशन सॉरी, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में बचते हैं जो पॉलीहेड्रा में बचते हैं। सो पॉलीहेड्रा में दो सॉलिड हैं जिनकी मेन बात एग्जाम में होती है, प्रॉब्लम में होती है। 2 सॉलिड हैं जिनकी मेन बात एग्जाम में और प्रॉब्लम में होती है, उनको भी अभी हम समझ लें साथ ही। तो वो 2 तरह के सॉलिड क्या है? दैट इज द प्रिज्म, वन इज द प्रिज्म एंड वन इज द पिरामिड। वन इज द प्रिज्म पॉलीहाइड्रा में, सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन में तो 3 और आएंगे आगे, कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर। बट यहाँ पे अभी हम पॉलीहाइड्रा में जो नॉर्मली 2 सॉलिड्स की बात होगी, एक तो टेट्राहेड्रॉन तो निकल गया, क्यूब भी निकल गया, और तीसरी तरह का आ गया हमारे पास प्रिज्म और पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम आपको रेगुलर पॉलीहाइड्रा में प्रिज्म और पिरामिड, और सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन में सिलेंडर, कोन और स्फीयर की, इनकी आती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अब टर्मिनोलॉजी समझेंगे, एक एक चीज़ अच्छी तरह डेप्थ में समझेंगे कि व्हाट इज़ द प्रिज्म एंड नाउ व्हाट इज़ द पिरामिड, ठीक है, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दैट, क्योंकि इसकी बार बार आपको एग्जाम में ये चीज़ें आएंगी। सो फर्स्ट, व्हाट इज़ द प्रिज्म? मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रिज्म?
ए प्रिज्म इज ए पॉलीहाइड्रॉन, पॉलीहाइड्रॉन तो होगा बिकॉज दैट इज ए सॉलिड, ठीक है, पॉलीहाइड्रॉन तो होगा बिकॉज दैट इज ए सॉलिड। मैं अभी इसको चलो इसी को पकड़ लेता हूँ, पॉलीहाइड्रॉन तो होगा बिकॉज दैट इज ए सॉलिड। सो व्हाट इज द प्रिज्म? ए प्रिज्म इज ए पॉलीहाइड्रॉन। तो पॉलीहाइड्रॉन तो ये क्यूब भी था, तो ये प्रिज्म में क्यों नहीं आया? अब हम क्यूब को प्रिज्म में से निकालेंगे कि ये क्यों नहीं आ रहा था प्रिज्म के अंदर। सो ए प्रिज्म इज ए पॉलीहाइड्रॉन हैविंग टू इक्वल एंड सिमिलर एंड फेसेस। क्लियर? दो इक्वल और सिमिलर एंड फेसेस है। एंड फेसेस मीन्स अगर मैंने इसको ऐसे लाई करा दिया तो इस केस में इसका एक एंड फेस ये है, एक एंड फेस ये है। अगर ये वर्टिकल लाई कर रहा है तो बेस एंड फेस ये है, टॉप एंड फेस ये है। तो दोनों इसमें स्क्वायर है, दोनों एंड फेस। लेकिन अगर क्यूब में भी देखें तो क्यूब में भी एंड फेस स्क्वायर थे, एंड फेस स्क्वायर थे, ठीक है। तो अभी तक क्यूब भाई साहब इसकी प्रिज्म की कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं अभी तक, लेकिन अभी आगे चल के ये इस कैटेगरी से निकल जाएंगे। क्यों निकलेंगे ये देखना है। A prism is a polyhedron having two equal and similar end faces called the bases, parallel to each other and joined by other side faces which are rectangles or parallelograms. वो कह रहा है दो एंड फेसेस होंगे जो इक्वल एंड रेगुलर हैं और दोनों एंड फेसेस एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, दोनों एंड फेसेस एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, ठीक है। तो दोनों में अभी क्यूब में भी इक्वल थे, रेगुलर थे, सिमिलर थे और पैरेलल भी थे, क्यूब में भी और इस टाइप के सॉलिड में भी, ठीक है। अब ये क्यूब रह गया, ये प्रिज्म क्यों बन गया उसको देखना है। वो कह रहा है फेसेस विच आर एंड आगे देखो क्या कह रहा है डेफिनेशन में, एंड जॉइंड बाय अदर साइड फेसेस विच आर रेक्टेंगल्स और पैरेललोग्राम्स। अब वो ये कह रहा है कि ये जो एंड फेसेस हैं टॉप का और बॉटम का, ये एंड फेसेस अदर फेसेस के थ्रू आपस में ज्वाइंट हो रहे, अदर फेसेस के थ्रू आपस में ज्वाइंट हो रहे। जैसे इस सॉलिड में ये चार रेक्टेंगुलर फेसेस के थ्रू ज्वाइंट हो रहे हैं, एक इधर, एक इधर, एक मेरी तरफ, एक इस साइड। तो दिस सॉलिड इज ज्वाइंट बाय द फोर रेक्टेंगुलर फेसेस। यू कैन सी दैट प्रिज्म इज ज्वाइंट बाय द फोर रेक्टेंगुलर फेसेस। फिर देखो वो क्या कह रहा है, ए प्रिज्म इज ए पॉलीहाइड्रॉन हैविंग टू इक्वल एंड सिमिलर एंड फेसेस कॉल्ड द बेसिस, पैरेलल टू ईच अदर and joined by other rectangle faces, joined by other rectangle faces, और he said joined by other faces which are rectangles और मे बी पैरेललोग्राम्स। तो ये जो है अभी joined by other rectangular faces के थ्रू ज्वाइन हो रहा है। लेकिन इस क्यूब में अगर हम देखें तो क्यूब इज नॉट ज्वाइंड बाय अदर रेक्टेंगुलर फेसेस। क्यूब में सारे फेस ऊपर और टॉप और बॉटम का फेस आपस में ज्वाइन तो हो रहे हैं, बट दीज आर ज्वाइंट विद द स्क्वायर फेसेस, दीज आर ज्वाइंट विद द स्क्वायर फेसेस। तो इस केस में रेक्टेंगुलर फेसेस है, तो इसलिए ये प्रिज्म की कैटेगरी में से क्यूब भाई सब बाहर हो गए। क्यूब इटसेल्फ एक अपनी तरह का अलग सॉलिड है। जब वो क्यूब आएगा तो क्यूब का इट मीन्स ऑल सिक्स सरफेसेस आर स्क्वायर, बट इन द प्रिज्म एंड फेसेस होंगे उसके, ठीक है, पैरेललोग्राम्स होंगे एंड फेसेस भी उसके, लेकिन एंड फेसेस उसके शेप्स में होंगे, मे बी डिफरेंट शेप्स, उसको डिस्क्राइब करेंगे अभी। तो जैसे इसमें एंड फेसेस स्क्वायर था टॉप का, बॉटम का भी एंड फेस था, लेकिन ये प्रिज्म में क्यों आया? क्योंकि दैट एंड फेसेस आर ज्वाइंड बाय द अदर साइड फेसेस विच आर रेक्टेंगल्स, और क्यूब में वो रेक्टेंगल नहीं थे, वो स्क्वायर थे, ठीक है। इसलिए ये भाई साहब प्रिज्म की कैटेगरी में आ गए, ठीक है। अब मैं फिर डेफिनेशन रिपीट करता हूँ, इसके ऊपर नजर रख के मेरी डेफिनेशन सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ। ए प्रिज्म इज ए पॉलीहाइड्रॉन, मैं आपको साथ पकड़ के इसको कवर करता हूँ। ए प्रिज्म इज ए पॉलीहाइड्रॉन हैविंग टू इक्वल एंड सिमिलर एंड फेसेस। इसमें टू इक्वल एंड सिमिलर एंड फेसेस क्या है? स्क्वायर, क्लियर। टू इक्वल एंड सिमिलर एंड फेसेस, इक्वल सिमिलर क्यों, इक्वल क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है, और सिमिलर क्यों? क्योंकि दोनों स्क्वायर है, और टू तो दो तो है ही है। तो टू इक्वल एंड सिमिलर एंड फेसेस, ये बॉटम ऐसे पढ़ा तो ये बॉटम एंड फेस हो गया, ये टॉप एंड फेस हो गया। ऐसे पढ़ा तो आपकी तरफ से ये लेफ्ट हैंड फेस हो गया, ठीक है, ये कह लो राइट हैंड फेस हो गया, और ये लेफ्ट हैंड फेस हो गया। ओके, सो टू इक्वल एंड सिमिलर एंड फेसेस कॉल्ड द बेसिस, इसको बेसिस बोलेंगे। एंड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों आपस में पैरेलल होंगे। ऐसे पढ़ा तब भी पैरेलल है, और ऐसे पढ़ा तो तब भी पैरेलल है। पैरेलल टू ईच अदर एंड जॉइंड बाय अदर रेक्टेंगुलर सरफेसेस,
तो ये जो आपका प्रिज्म है ये 4 रेक्टेंगुलर फेसेस के थ्रू ज्वाइन हो रहा है। इट मीन्स प्रिज्म में हमने क्या देखा कि जितने प्रिज्म के एंड फेसेस के एज होंगे उतने ही उसमें रेक्टेंगुलर फेसेस के थ्रू वो ज्वाइन होगा। क्लियर? ज्वाइन बाय द अदर रेक्टेंगल फेसेस। ठीक है, और आगे वो कह रहा है कि दीज आर पैरेललोग्राम्स और रेक्टेंगल्स। जो अदर्स एंड फेसेस ज्वाइन हो रहे हैं जा तो वो पैरेललोग्राम होंगे या वो रेक्टेंगल होंगे। अब अगर तो आपका राइट प्रिज्म है, अगर तो आपका राइट प्रिज्म है, देन डेफिनेटली दैट फेसेस आर व्हाट, दैट आर द रेक्टेंगल्स। लेकिन अगर आपका अब ऑब्लिक प्रिज्म है, इट मींस एक्सिस अब उसकी इंक्लाइन टू इट्स बेस है लाइक दैट। तो अब आपका ये सॉलिड ऐसे है सपोज, तो ये एक्सिस इंक्लाइन टू बेस जा रही है ऐसे लाइक दिस। सो इट मींस in that case these faces are what, parallelograms, not a rectangles. These faces are what, parallelograms. What are the parallelograms? The opposite lines are parallel to each other and in same length. So in that case these faces are in a parallelograms. Clear? तो अगर तो वो oblique prism है तो उसमें वो फिर faces क्या मिलेंगे आपको, parallelogram मिलेंगे। और अगर वो right prism है तो उस केस में आपको faces क्या मिलेंगे, rectangle मिलेंगे। क्लियर? तो वो यही कह रहा है इस केस में। ठीक है, और वो फिर आगे डेफिनेशन की बात कर रहा है, द एक्सिस ऑफ द प्रिज्म ऑलवेज एज पर इट्स एंगल। सो इफ द एक्सिस एंगल इज 90 डिग्री इट्स बेस, देन यू कैन से दैट इज द राइट प्रिज्म। और इफ द एक्सिस इज इंक्लाइन टू इट्स बेस, देन यू कैन से दैट इज द ऑब्लिक प्रिज्म। क्लियर? तो फिर इस प्रिज्म का पूरा नाम क्या हुआ? अब देखो इस ये जो सारी टर्मिनोलॉजी समझी, उस टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग इसका नाम होगा आगे, उस टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग उसका नाम होगा। अब इस सारे प्रिज्म का नाम क्या हुआ उस टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग? सबसे पहले तो वो कहेगा वी हैव ए राइट। राइट क्यों? सबसे पहले वो एक्सिस की बात करेगा कि वो सीधा है या टेढ़ा है, तो वो एक्सिस की बात करेगा, वी हैव द राइट। और उसके बाद शेप की बात करेगा, फेसेस आपस में क्या है, रेगुलर। ठीक है, एज के आपस में रेगुलर, वी हैव राइट रेगुलर। फिर वो शेप की बात करेगा, क्या है, स्क्वायर। तो वो कहेगा वी हैव राइट रेगुलर स्क्वायर। और शेप क्या है, प्रिज्म। प्रिज्म, प्रिज्म में क्यों आ गया? क्योंकि प्रिज्म को हमने पढ़ लिया कि ऐसी शेप जिसका टॉप और बेस सेम होंगे, पैरेलल होंगे, एंगल सेम होंगे और ज्वाइन बाय अदर रेक्टेंगुलर फेसेस होगा, देन दैट इज ए प्रिज्म। तो इसका फुल नाम क्या हुआ, राइट रेगुलर स्क्वायर और कैटेगरी क्या है, प्रिज्म। तो फुल नेम इसका 4 वर्ड्स में आएगा, जैसे साउथ में आता है ना कि पहले दादा का नाम फिर बाप का फिर बेटे का, लाइक दैट। तो फुल नेम इसका 4 में आएगा, राइट रेगुलर स्क्वायर और कैटेगरी क्या है, प्रिज्म। तो इसका पूरा नाम क्या होगा, स्टेटमेंट में क्या बोलेगा, वी हैव ए राइट रेगुलर स्क्वायर प्रिज्म। फिर आगे बताएगा उसकी टर्मिनोलॉजी कि एज इज दिस वन, हाइट इज दिस वन। ठीक है, और मे बी इट लाई ऑन एच। देखो अब और टर्मिनोलॉजी समझो, ऐसे अगर प्रिज्म लाई कर रहा है, सी है, मैं थोड़ा ऊपर कर दूं, ऐसे प्रिज्म लाई कर रहा है तो वो क्या करेगा, क्या कहेगा, लाई वन ऑफ इट्स बेस एज ऑन एच पी। ऐसे लाई कर रहा है तो वो कहेगा लाई वन ऑफ इट्स कॉर्नर ऑन एच पी। इसलिए इस टर्मिनोलॉजी को हमने लैमिना में थोड़ा इसका बेस बना लिया था। तो वन ऑफ इट्स बेस एज ऑन एच पी, वन ऑफ इट्स कॉर्नर ऑन एच पी, और ऐसे वन ऑफ इट्स एंड फेस और मे बी बेस लाई ऑन एच पी लाइक दिस। और अगर ये ऐसे लाई कर गया तो वो बोलेगा, मीन ऐसे नहीं है, ऐसे लाई कर गया तो वो बोलेगा वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस लाई ऑन एच पी, वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस लाई ऑन एच पी। और अगर ये ऐसे ना लाई करके ऐसे लाई कर गया तो वो बोलेगा वन ऑफ इट्स लॉन्ग एच लाई ऑन एच। Is it clear? So this is the different conditions as per the terminology of the solid, कि वो कभी एज को लाई कराएगा, कभी कॉर्नर को लाई कराएगा स्टेटमेंट में, कभी उसका रेक्टेंगुलर फेस लाई कराएगा, कभी बेस लाई कराएगा। ठीक है, तो ऐसी वो टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग इसको सॉलिड को लाई कराएगा। आगे जैसे जैसे प्रॉब्लम करें कहीं वो कवर हो जाएंगी चीजें, डोंट वरी। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रिज्म। और अगेन प्रिज्म इज रेगुलर और इरेगुलर आल्सो। प्रिज्म भी रेगुलर और इरेगुलर हो सकते हैं। अगर उसका बेस पॉलीगन रेगुलर शेप में है तो वो रेगुलर प्रिज्म होगा,
अगर बेस पॉलीगन इर्रेगुलर है तो वो इर्रेगुलर प्रिज्म होगा। लेकिन आपके केस में इर्रेगुलर प्रिज्म नहीं है, आपके प्रॉब्लम्स में सिर्फ रेगुलर प्रिज्म ही है, तो आपने रेगुलर प्रिज्म के ऊपर ही फोकस रखना है। क्लियर? ओके। जब आप ड्राइंग को आगे स्पेशलाइजेशन करोगे तो उसमें इरेगुलर प्रिज्म भी आते हैं, ठीक है, मैंने किए हुए हैं इरेगुलर प्रिज्म भी, लेकिन आपके सिलेबस में रेगुलर ही, आप रेगुलर ही करो। क्लियर? ओके। नाउ द टाइप्स ऑफ द प्रिज्म। अब प्रिज्म की भी टाइप्स हैं, आगे कैटेगरी है, कितनी तरह के प्रिज्म हो सकते हैं। प्रिज्म भी उसकी एक्सिस के अकॉर्डिंग राइट और ऑब्लिक हो सकता है। अगर प्रिज्म की एक्सिस 90 डिग्री टू इट्स बेस है देन वी कैन से राइट प्रिज्म, एक्सिस इंक्लाइंड है देन वी कैन से दैट इज ऑब्लिक प्रिज्म, जैसे हमने कवर किया था। तो राइट प्रिज्म में हमेशा रेक्टेंगल दिखेंगे, ऑब्लिक में हमेशा पैरेललोग्राम्स नजर आएंगे, फ्रंट में या टॉप में जो भी है। क्लियर? ओके, मे बी इनसाइड। सो वी हैव द नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म कितनी तरह के हो सकते हैं। सो ये कौन सा प्रिज्म था आपके पास, स्क्वायर प्रिज्म, यस स्क्वायर प्रिज्म। लेकिन अब अगर मैं कहूं कि आई हैव ए ट्रायंगुलर प्रिज्म, इफ आई से आई हैव ए ट्रायंगुलर प्रिज्म, आई एम राइट और रॉन्ग? ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो यहाँ ट्रायंगुलर प्रिज्म का नाम आते ही ना बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो ट्रायंगुलर की तो टिप होती है ऊपर, ट्रायंगुलर की तो टिप होती है, तो लेकिन प्रिज्म तो टॉप और बेस सेम और पॉलीगन होगा, तो फिर ट्रायंगुलर प्रिज्म टिप होगी तो ट्रायंगुलर प्रिज्म नहीं हो सकता। नो डियर, ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है। मीन्स अगर उसके बेस और टॉप में ट्रायंगल है, यू कैन सी, अगर उसके बेस और टॉप में ट्रायंगल है और joined by the rectangular surfaces and that surfaces may be rectangle or may be parallelogram, then yes, definitely we have the right triangular prism or definitely we have the oblique triangular prism. तो ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा, क्यों होगा? क्योंकि बेस और टॉप सेम हो गया ना, बेस और टॉप एज पर द कंडीशन ऑफ द प्रिज्म, बेस और टॉप सेम हो गया, बेस ट्रायंगल है टॉप ट्रायंगल है, तो बेस और टॉप सेम हो गया, और एज पर द कंडीशन ऑफ द प्रिज्म joined by other side faces which should be rectangles, तो ये तीन रेक्टेंगल फेसेस के थ्रू ज्वाइन हो रहा है, तो यस देन व्हाई नॉट वी हैव द ट्रायंगुलर प्रिज्म। यस, अब आपके दिमाग में क्यों आता है? क्योंकि हमने जो +2 तक एक्सपेरिमेंट किए थे प्रिज्म के फिजिक्स में, उसमें हमने प्रिज्म को नॉर्मली ऐसे नहीं रखा था, हमने उसमें ऐसे रखा था। इट मीन्स उसका एक रेक्टेंगुलर फेस HP पे लाई कराया था, तो स्टूडेंट के दिमाग में वही आ जाता है कि प्रिज्म मीन्स ट्रायंगल, उसकी तो टिप आ जाएगी ट्रायंगुलर की, तो उसकी टिप आ जाएगी, तो नो ट्रायंगुलर प्रिज्म नहीं होगा, क्योंकि ऊपर तो टिप मिल रही है, ऊपर बेस ट्रायंगल मिलना चाहिए। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट की कंडीशन थी, हमने जब लाइट का 7 लाइट स्पेक्ट्रम पास किया था, तो तब इसको ऐसे लाई कराया था फिजिक्स में, है ना। लेकिन एक्चुअली अगर इसकी एज पर द टर्मिनोलॉजी ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग देखा जाए, तो इसकी एक्चुअल अगर हम एज ए, इसको कह लो एज ए रखना है हमने एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो नॉर्मली हम इसको ऐसे ही रखेंगे उसमें, जब तक उसने कहा नहीं है कि एक्सिस पैरेलल टू HP और मे बी वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस आई ऑन HP, अगर कहा फिर ऐसे रखेंगे, नॉर्मली हम इसको ऐसे रखेंगे। तो यस, दिस इज द ट्रायंगुलर प्रिज्म एज पर द कांसेप्ट, दिस इज द ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो यस वी हैव द ट्रायंगुलर प्रिज्म, वी हैव द ट्रायंगुलर प्रिज्म। यस, तो 3 साइड्स का प्रिज्म हो गया ट्रायंगुलर प्रिज्म, 4 साइड का प्रिज्म हो गया स्क्वायर प्रिज्म। नेक्स्ट वी हैव द पेंटागन प्रिज्म। यस, बेस में अगर पेंटागन है, बेस में अगर आपके पास पेंटागन शेप है स्कोप लाइक दिस, और टॉप में भी पेंटागन शेप हो जाएगी, और जॉइंट बाई उसमें 5 रेक्टेंगुलर सरफेसेस के थ्रू, फेसेस के थ्रू जॉइन करेगा, देन दैट इज द पेंटागन प्रिज्म। यस, व्हाई नॉट, वी हैव द एग्जांपल, यू कैन सी हियर, वी हैव द एग्जांपल। सो यस, दिस इज द पेंटागन प्रिज्म, बेस पेंटागन है, यू कैन सी बेस पेंटागन 1H 2H 3H 4H एंड 5H फिर 1H, ऐसे बेस पेंटागन है, टॉप भी पेंटागन है, और जॉइंट बाई अदर 5 rectangular faces. So yes, this is the example of pentagon prism. ऐसे ही हेक्सागन प्रिज्म है, जिसमें बेस आपको हेक्सागन मिल जाए, बेस की शेप हेक्सागन हो और टॉप में हेक्सागन हो, और जैसे इसमें 5 रेक्टेंगल के थ्रू ज्वाइन हो रहा है, वैसे उसमें 6 रेक्टेंगल के थ्रू ज्वाइन हो, देन दैट इज द हेक्सागोनल प्रिज्म। So yes, we have the example of the hexagon prism. We have also model of the hexagon prism. Yes, this is the hexagonal prism. You can see base hexagon, top hexagon, and joined by 6 rectangular faces. So this is the example of the hexagon prism. Yes, why not? This is the example of the hexagon prism. Okay ji? So yes, we have the example of the hexagon prism. Is it clear? Okay. So these are the major 4 category of the prism. Again see it. ट्रायंगुलर प्रिज्म एज पर द, अब प्रिज्म का नाम बेसिकली कहां से स्टार्ट होगा, उसके बेस से, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है,
किस उसका बेस क्या है, जैसे आई एम बनोट, तो मेरी कैटेगरी क्या है, बनोट, ठीक है। तो बेस क्या है उसका, ट्रायंगल, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म। देन बेस क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर प्रिज्म, यस। इसको अब अच्छी तरह देख लेना। अब इस केस में थोड़ा थोड़ा और समझाता जाऊँ। अगर ट्रायंगुलर प्रिज्म ऐसे पड़ा है तो फ्रंट से आपके पास दो रेक्टेंगल आएंगे और ये सेंटर का एज आ जाएगा, एक्सिस के ऊपर एज आ जाएगा, और एक ये रेक्टेंगल टेपर आएगा, एक ये आ जाएगा और टॉप का ट्रायंगल आ जाएगा। और अगर ये ऐसे पड़ा है तो फ्रंट में एक ही रेक्टेंगल दिखेगा और जहाँ एक्सिस है वो पीछे एज लाई कर रहा है लेकिन वो छुप गया, तो वो एक्सिस नहीं दिखेगी, उस केस में हिडन लाइन पहले दिखेगी। दैट इज कंपल्सरी, क्लियर। Those edge is not seen from the observer side, that shown with the hidden line, ठीक है। हिडन लाइन के साथ उसको शो करेंगे शॉर्ट डैश, ठीक है, डैश डैश डैश। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म रेक्टेंगल होगा और टॉप ट्रायंगल होगा। ऐसे स्क्वायर प्रिज्म, सो वी आर द स्क्वायर प्रिज्म। चलो ये कैसे बनेगा आगे बनाऊंगा तो बताऊंगा साथ साथ। वी आर द स्क्वायर प्रिज्म। देन वी हैव द पेंटागन प्रिज्म, यस वी हैव द पेंटागन प्रिज्म। देन लास्ट वन वी हैव द hexagonal prism, yes we have the hexagonal prism. So we have different 6 types of prism. You can again see triangular prism, square prism, pentagon prism, hexagon prism. तो 4 तरह के प्रिज्म होंगे अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉलीहाइड्रा, रेगुलर पॉलीहाइड्रा। सो वी हैव द 4 टाइप्स ऑफ प्रिज्म, ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ प्रिज्म। तो 4 तरह के इसमें प्रिज्म हो जाएंगे, ठीक है, पॉलीहाइड्रा में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पिरामिड। नेक्स्ट है पिरामिड। पिरामिड क्या है बच्चे, व्हाट इज द पिरामिड? देखो जब मैं पिरामिड का नाम लेता है ना, जहाँ प्रॉब्लम है वो पिरामिड का नाम लेता है, तो पिरामिड का नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक ऐसी शेप जिसकी टिप होगी, एक ऐसी शेप जिसकी टिप होगी। बट एवरी टिप शेप इज नॉट ए पिरामिड। और समोसा पकड़ के बोलो इसकी 3 टिप है, ये पिरामिड है। तो पिरामिड को आगे कवर करना पड़ेगा कि पिरामिड की टर्मिनोलॉजी क्या है, ठीक है। तो पिरामिड की एग्जांपल नॉर्मली टिप शेप, हाँ आपने डिस्कवरी पे देखा होगा, डिस्कवरी पे वो दिखाते हैं ना मिस्र के पिरामिड्स, मिस्र के पिरामिड, तो वो मिस्र के पिरामिड जैसी शेप आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। सो यस वी हैव द पिरामिड, यस वी हैव द पिरामिड, दिस इज द पिरामिड। तो पिरामिड मीन्स नॉर्मली एक प्रिज्म मीन्स नॉर्मली एक ऐसी शेप जिसका बेस और टॉप सेम है और पैरेलल है। लेकिन पिरामिड क्या है कि एक ऐसी शेप जिसका बेस तो पॉलीगन है, लेकिन जितने भी बेस पॉलीगन के एज होंगे उतने ही उसके ट्रायंगुलर फेस होंगे और सारे ट्रायंगुलर फेस एक कॉमन पॉइंट पे मीट करेंगे जिसको अपेक्स और वर्टेक्स बोलेंगे। तो दैट शेप सेड एज ए पिरामिड, ठीक है। तो पिरामिड की प्रॉपर डेफिनेशन हम कवर करते हैं स्टेप बाय स्टेप। A pyramid is a polyhedron. Polyhedron तो होगा because that is a solid. A pyramid is a polyhedron having a polygon on its base. Having a polygon on its base. What is the polygon? Polygon is a closed figure. So having a polygon on its base and number of triangular faces equal to the number of sides of the base polygon. तो उतने ही उसके triangular faces होंगे जितनी base polygon की साइड है। इसमें base polygon की कितनी साइड है? 3, तो सॉरी 4, तो इसमें 4 ही इसके ट्रायंगुलर फेसेस होंगे। एंड दैट इज नॉट एज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो 4 इसके ट्रायंगुलर फेसेस होंगे, जितनी बेस की पॉलीगन की साइड है उतने ही ट्रायंगुलर फेसेस होंगे। सो ए पिरामिड इज अ पॉलीहेड्रन हैविंग ए पॉलीगन एज इट्स बेस एंड नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड ऑफ बेस पॉलीगन, ठीक है। जितने बेस पॉलीगन की साइड होंगी उतने ही ट्रायंगुलर फेसेस होंगे उसके, मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट, और वो सारे ट्रायंगुलर फेसेस एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट कॉल्ड द अपेक्स और वर्टेक्स, और उस कॉमन पॉइंट को हम अपेक्स और वर्टेक्स बोलेंगे। दिस पॉइंट, दिस टिप, बेसिकली दिस टिप सेड एज ए अपेक्स और वर्टेक्स, क्लियर। एंड द इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम द बेस पॉलीगन सेंटर, पासिंग फ्रॉम द बेस पॉलीगन सेंटर, यहाँ से बेस पॉलीगन सेंटर to the vertex or apex is called its axis of the pyramid. And if that axis is 90 degree to its base, then that is the right pyramid. If that axis is oblique to its base, then that is the oblique pyramid. Is it clear? So this is the definition of the pyramid. And directly
द हाइट ऑफ द पिरामिड। अब बच्चे हाइट ऑफ द पिरामिड जब कहते हैं ना, तो एग्जाम में जब मैं शीट चेक करता हूँ तो हाइट क्या करते हैं, इस स्लांट एज को वो हाइट दे देते हैं पिरामिड की। नो, दिस इज द स्लांट एज। अगर मैं ऐसे भी रख दूं तो दिस स्लांट एज मेकिंग द एंगल विद एच पी। अगर एच पी के साथ कोई लाइन एंगल बना रही है, क्लियर, और वो टॉप से ट्रू लेंथ नहीं दिखेगी। ऐसे ही अगर ये स्लांट एज लेता हूँ, दैट मेक्स द एंगल विद वीपी। तो अगर वो वीपी के साथ एंगल बना रही है तो फ्रंट से ट्रू लेंथ नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इट मीन्स डोंट कट द हाइट ऑफ द पिरामिड ऑन द स्लांट एज। नेवर कट द हाइट ऑफ द पिरामिड ऑन स्लांट एज. Where we cut the height of the pyramid or height of the solid, the height of the solid or pyramid always cut on its axis because that is always perpendicular to its base. So if any line is perpendicular to its base, then that is definitely parallel to VP. If that is parallel to VP, then definitely the true length of the line lie on VP. तो इसकी true length height कहाँ मिलेगी, front view में. So it means the height of the pyramid always cut on the its axis from base to apex and maybe from base to top if we have the prism. Clear? So height of the pyramid always cut on the axis. And he said the perpendicular distance, in the definition he said the perpendicular distance from the base to apex is called height and altitude of the pyramid. तो हाइट हमेशा अल्टीट्यूड ऑफ पिरामिड वही होगा जो बेस से लेकर टिप तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। क्लियर? इट्स कॉल्ड हाइट एंड अल्टीट्यूड ऑफ द पिरामिड। और फिर उसने वही दिया, इफ इट्स बेस इज इंक्लाइन टू इट्स बेस देन दैट इज द ऑब्लिक पिरामिड, इफ इट्स बेस इज परपेंडिकुलर टू इट्स बेस देन दैट इज द राइट पिरामिड। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पिरामिड। ठीक है, एंड द नेम ऑफ द पिरामिड एज पर इट्स बेस पॉलीगन। पिरामिड का भी प्रिज्म की तरह बेस पॉलीगन के अकॉर्डिंग ही नाम रखेंगे। तो अगर मैं इस पिरामिड को कहता हूं तो इसका पूरा नाम क्या हुआ, एक्सिस क्या है, राइट। सबसे पहले एक्सिस की बात होगी। सो राइट शेप क्या है, रेगुलर, राइट रेगुलर। ठीक है ना, और आगे किस कैटेगरी क्या है, पिरामिड है कि प्रिज्म है, अभी पिरामिड। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या होगा, वी हैव इन द स्टेटमेंट ही सेड वी हैव ए राइट रेगुलर स्क्वायर पिरामिड। वी हैव राइट रेगुलर स्क्वायर, बेस की शेप क्या है, स्क्वायर। सो वी हैव राइट रेगुलर स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, तो पेंटा उसकी प्रिज्म की तरह पिरामिड की भी 4 कैटेगरी आगे होंगी। यस, जैसे प्रिज्म की थी। तो अगर प्रिज्म हमारे पास क्या था, ध्यान से समझना इस चीज को, अगर प्रिज्म ट्रायंगुलर था तो पिरामिड ट्रायंगुलर हो सकता है। माय क्वेश्चन इज दिस कि अगर प्रिज्म ट्रायंगुलर था तो पिरामिड ट्रायंगुलर हो सकता है। यस, व्हाई नॉट, बेस उसका ट्रायंगल है। ठीक है, और जितने बेस के एज है उतने ही उसके ट्रायंगुलर फेसेस हैं और मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट हो रहे हैं। सो देन दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक है, लेकिन अभी तो आप बोलोगे कि सर आपने पहले तो इसको एग्जांपल दिया था टेट्राहेड्रॉन में, है ना, टेट्राहेड्रॉन में एग्जांपल दिया था। अगर हम इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा दें, मींस इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसेस साइड पे ना मिले तो हाइट डेफिनेटली इसकी थोड़ी सी बढ़ेगी, तभी इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसेस नहीं मिलेंगे। तो अगर इक्विलेटरल जैसे इसमें, यस यू कैन सी, जैसे इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसेस नहीं है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसेस अगर नहीं मिल रहे और वो जो फेसेस हैं वो तीन है और तीनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेस नहीं है, देन दैट इज द एग्जांपल ऑफ टेट्राहेड्रॉन। और बेस में क्या है, ट्रायंगल। सो देन दैट इज द एग्जांपल ऑफ द ट्रायंगुलर पिरामिड। So we have the triangular pyramid, we have the triangular prism. We have the triangular pyramid, we have the triangular prism. Then we have the square pyramid. Yes, we have the square pyramid also. First we have the square what? We have the square prism. We have the square prism. जानबूझ के मैं रख रहा हूँ ताकि आपको वेरिएशन समझ आए, क्योंकि बच्चों को एग्जाम में उसने दिया था पिरामिड और बनाते हैं प्रिज्म, दिया था प्रिज्म और ड्रॉ कर रहे थे पिरामिड। सो दिस इज द स्क्वायर प्रिज्म एंड दिस इज द स्क्वायर पिरामिड। This is the square pyramid, this is the square prism. Clear? Okay. Then we have the pentagon. Yes, this is the pentagon prism. Pentagon prism. और मैं अगर यहाँ पे मेरे पास एक सॉलिड की अभी टिप नहीं मिल रही, मैं इसको लगा देता हूँ। तो अगर ये बेस क्या है, आप देखो ये बेस क्या है, बेस पेंटागन है और साइड में ऐसे ही 5 ट्रायंगुलर फेसेस मीट कर रहे हैं कॉमन पॉइंट ऑफ एक्स पे जाके। सो दिस इज द पेंटागन प्रिज्म। यस, दिस इज द पेंटागन पिरामिड। तो ये पेंटागन पिरामिड हो जाएगा। मैं ये बड़ा थोड़ा इसको आगे कर दूँ।
तो आगे क्या पढ़ा है, पेंटागन प्रिज्म, पीछे क्या है, पेंटागन पिरामिड। तो पेंटागन पिरामिड में क्या होगा, बेस में पेंटागन मिलेगा। क्लियर। ऐसे ही हमारे पास अगर मैं कहूँ हेक्सागन, यस, सो वी हैव द हेक्सागन। मैं अब इसकी टिप लगा देता हूँ यहाँ पे, एक्चुअली इसकी मिल नहीं रही अभी। तो दिस इज द हेक्सागन, बेस हेक्सागन है और 6 ट्रायंगुलर फेसेस बीटिंग ए कॉमन पॉइंट कर रहे हैं। सो दिस इज द हेक्सागन पिरामिड, दिस इज द हेक्सागन पिरामिड एंड दिस इज द हेक्सागन prism. So these are the 4 types of prisms, 4 types of prisms and 4 types of pyramids. So we have the 4 types of prism, triangular prism. अगर आप वो कहता है आपको कि we have a triangular prism, yes. We have a triangular pyramid, yes. We have a square prism, yes. We have a square pyramid, yes. We have a pentagon pyramid, yes. Pentagon pyramid, yes. We have a pentagon prism, yes. We have a hexagonal pyramid, yes. We have a hexagon prism, yes. तो ये 8 प्रॉब्लम तो इसी की बन जाती है, 4 पिरामिड है, 4 प्रिज्म है, तो 8 प्रॉब्लम तो इसी की बन जाएंगी आपके पास। क्लियर। कभी वो ट्रायंगुलर प्रिज्म देगा, कभी वो ट्रायंगुलर पिरामिड देगा प्रॉब्लम में, कभी वो स्क्वायर प्रिज्म देगा, कभी वो स्क्वायर पिरामिड देगा, कभी वो पेंटागन प्रिज्म देगा, कभी वो पेंटागन पिरामिड देगा, कभी वो हेक्सागन प्रिज्म देगा, कभी वो हेक्सागन पिरामिड देगा। क्लियर। तो आपके पास 8 प्रॉब्लम तो यही बन गई। क्लियर। और एक पहले सॉलिड पढ़ दिया था, क्यूब, 9 प्रॉब्लम होगी। और 3 सॉलिड अभी बचे, कौन कौन से, सफेयर, सिलेंडर और कोन। तो 3 प्रॉब्लम ये होगी। तो इट मीन्स 12 प्रॉब्लम तो सॉलिड्स के अकॉर्डिंग ही बन जाएंगी। समझे भैया। 12 क्यों, इसमें हाँ 12 क्यों, 14, क्योंकि सिलेंडर भी ओब्लीक और हो सकते हैं ना, ऑब्लीक और राइट हो सकता है, कौन भी ऑब्लीक और राइट हो सकता है। तो 14 प्रॉब्लम्स तो यही बन जाएंगी आपकी, 14 प्रॉब्लम्स तो यही बन जाएंगी इस चैप्टर में। तो केस कितने हैं, 6। तो इसलिए बेटर है कि हर केस के ऊपर 3-3 प्रॉब्लम करो और हर प्रॉब्लम में सॉलिड चेंज कर देगा, ताकि आपके 12 के 12 सॉलिड अच्छी तरह कवर हो जाए। ठीक है। जहाँ 6 केस है ना, तो आपको मिनिमम अगर मैं कहूँ 6 केस हैं तो सॉलिड कितने बन गए, 14। बेसिकली ओब्लीक ना उसको कर निकाल दे तो 12 बजे। तो हर केस के ऊपर 2-2 प्रॉब्लम करो, 4-4 प्रॉब्लम करो, 4-4 प्रॉब्लम करो, तो आपकी 24 प्रॉब्लम बन जाएंगी और 12 तरह के 14 तरह के सॉलिड हैं, तो सारे सॉलिड अच्छी तरह कवर हो जाएंगे, ओब्लीक भी और मतलब प्रिज्म भी और पिरामिड भी और सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। तो 24 प्रॉब्लम मिनिमम इस, अगर इस चैप्टर को आप अच्छी तरह पास होना चाहते हो इस चैप्टर में, और इस चैप्टर को की प्रॉब्लम करनी भी पड़ेंगी, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टरों में यही चैप्टर बेस होगा। तो मिनिमम 24 प्रॉब्लम मैं रिकमेंड करता हूँ कि मिनिमम 24 प्रॉब्लम्स इस चैप्टर की आप करो, तभी आपको ये प्रॉपर कवर होगा। और हर केस को आप अटैम्प्ट करो, 6 के 6 केसेस को अटैम्प्ट करो, और हर केस में सॉलिड को चेंज कर देगा, और एक केस में मिनिमम 2 सॉलिड जरूर करो, 2 या 3 सॉलिड जरूर करो एक केस, तभी आपकी ये सारी प्रॉब्लम और सॉलिड कवर होंगे। ओके, नाउ वी स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। बस थोड़ी देर और, आई डोंट नो कि आज का लेक्चर लंबा हो रहा है, आज संडे है, मैंने भी अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो मेरा ये मोटो था कि लेक्चर पहले मैं फटाफट ख़त्म कर दूँ, लेकिन लेक्चर काफ़ी डेप्थ में जाके करवाना पड़ रहा है, ये तो लेक्चर लंबा हो रहा है उल्टा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अच्छी तरह कवर करो, तो बस थोड़ी देर और लगेगी, 15-20 मिनट और मैक्सिमम। सो व्हाट इज द सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन में ऑलरेडी हमने कर लिया कि वी हैव अ सिलेंडर, वी हैव अ कोन एंड वी हैव अ स्फीयर। अब मैं इस डेफिनेशन को जरा फटाफट करता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। पहले हम सिलेंडर को कवर करते हैं, व्हाट इज द सिलेंडर एंड हाउ वी कैन कवर द डेफिनेशन ऑफ द सिलेंडर प्रॉपर। तो मैं थोड़ा सिलेंडर को ऊपर रख लूँगा, क्योंकि अब ये भाई साहब आपका टारगेट है। तो सिलेंडर में क्या है, सिलेंडर की डेफिनेशन कवर करने से पहले अगर मैं एक चीज़ और कवर करूँ, सपोज जब हम छोटे बच्चे थे तो हम, मैंने तो किया है, ये आपने पता नहीं किया कि नहीं, आपने नहीं किया होगा क्योंकि आप मेरे ज़माने के बच्चे नहीं हो, आप मोबाइल पे गेम्स खेलने वाले, टीवी देखने वाले बच्चे हो। मैं तो बाहर बहुत खेलते थे हमारे टाइम गांव में। तो हम क्या करते थे कि जब हम छोटे थे तो रेत का ढेर होता था, उसमें हम पैर डाल के उसको रेत को ऊपर से हम थप देते थे और सेम वो पैर बाहर निकाल देते, तो वो एक हमारा जो है वो स्नो होम जैसा एक घर सा बन जाता था उसके अंदर सैंड के ढेर। तो उसी के सेटअप के साथ, उसी की एग्जांपल के साथ ये सिलेंडर की डेफिनेशन आपको कवर करूंगा, मेरे ख्याल से तो ज़्यादा अच्छी तरह कवर होगी।
तो सपोज अगर हमने एक रेक्टेंगुलर शीट ले ली, सपोज हमने एक रेक्टेंगुलर शीट ले ली और उसको मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक, ये डेफिनेशन में नहीं लिखना, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, मेरा थोड़ा प्रैक्टिकली समझाने का तरीका होता है डेफिनेशन को। तो उसको हमने ऊपर से लेकर नीचे तक उस सैंड के ढेर में उसको शीट को दबा दिया ऐसे नीचे, ठीक है। तो जब दबा दिया तो मैंने कोई भी मेथड, कोई भी मैकेनिज्म लगाया कि उसका एक जो वर्टिकल एज है उसको मैंने फिक्स कर दिया, वर्टिकल एज को फिक्स कर दिया, और दूसरे वर्टिकल एज को मैंने 0 डिग्री से स्टार्ट हो गए ऑल अराउंड 360 डिग्री रेवोल्यूशन दे दी ऑल अराउंड ऐसे उस सैंड के ढेर में, 0 डिग्री से शुरू हो गए 360 डिग्री रेवोल्यूशन दे दी उस सैंड के ढेर। तो क्या होगा उस केस में, एक सैंड के ढेर में एक सिलेंड्रिकल कैविटी प्रोड्यूस हो जाएगी ना, यस। तो उस सिलेंड्रिकल कैविटी में ये जो एज नीचे घूम रहा है भाई, उस सिलेंड्रिकल कैविटी में ये एज हमारा जो है ये नीचे रोटेशन दे रहा है 0 to 360 डिग्री ऐसे ऑल अराउंड। तो ये एज जो नीचे 0 to 360 डिग्री रोटेशन दे रहा है, तो ये सिलेंडर की बेस सर्कुलर कैविटी, सर्कुलर शेप प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है ना। 0 to 360 डिग्री इसको रोटेशन दूं तो ये बेस सर्कल बन जाएगा नीचे, और ऐसे अगर टॉप एज को लूं तो वो टॉप एज वो सिलेंडर का टॉप सर्कल बना देगा, क्लियर। सिलेंड्रिकल कैविटी बन गई, उसका बेस सर्कल बन गया, टॉप सर्कल बन गया, और अब रहेगी उसकी एक्सिस, जिस एज को मैंने फिक्स किया था, जिस वर्टिकल एज को फिक्स किया था उसी के ऑल अराउंड मैं रोटेट कर रहा हूँ। तो वो वर्टिकल एजेस क्या वर्क करेगा, वो वर्टिकल एज एज ए एक्सिस ऑफ द सिलेंडर वर्क करेगा, क्लियर, ऐसे, क्लियर। तो वही वो डेफिनेशन में समझाने की कोशिश कर रहा है। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ए सॉलिड जनरेटेड मीन्स जनरेट हो रहा है, generated by the revolution of a rectangle को हमने all around rotate किया, generated by the revolution of a rectangle about its side which remain fixed, उसकी एक साइड को फिक्स जिसके हमने किया था उसके अकॉर्डिंग अपोजिट साइड को रेवोल्यूशन दे दी ऑल अराउंड। अबाउट इट्स साइड विच रिमेन फिक्स इट हैज टू सर्कुलर बेसेस and the imaginary line joining the center of the bases is called its axis। तो वो जो imaginary line join करेगी आपस में वो क्या रहेगी, एक्सिस, वो क्या रहेगी, एक्सिस। तो ये तो हो गया राइट सिलेंडर में, ये तो हो गया राइट सिलेंडर में। अब हमारे पास ऑब्लिक सिलेंडर भी हो सकते हैं, यस, वी हैव ए ऑब्लिक सिलेंडर। अगर मैं कहूँ वी हैव ए ऑब्लिक सिलेंडर देन यस वी हैव ए ऑब्लिक सिलेंडर। तो हमारे पास जैसे राइट सिलेंडर तो रहे, वैसे हमारे पास अगर मैं कहूँ कि ओब्लिक सिलेंडर है तो यस वी हैव ए ओब्लिक सिलेंडर। तो ओब्लिक सिलेंडर में क्या होगा फिर, ओब्लिक सिलेंडर में राइट एंगल को रोटेट नहीं करेंगे उसी मेथड से, ओब्लिक सिलेंडर में हम पैरेललोग्राम को रोटेट करेंगे, यू नो ना, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर सेम एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो एक पैरेललोग्राम शेप ले लिया हमने, और उस पैरेललोग्राम शेप को अगर हम ऑल अराउंड रोटेट करते हैं पैरेललोग्राम शेप को, देन दैट इज द डेफिनेशन ऑफ योर ऑब्लिक सिलेंडर। तो डेफिनेटली उसकी एक्सिस ऐसे जाएगी, ठीक है। तो बेस में ऐसे लाई कर रहा है वो, ऐसे हो जाएगा, और टॉप उसका ऐसे हो जाएगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर ऑब्लिक सिलेंडर, यस, दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ योर ऑब्लिक सिलेंडर, यू कैन सी ऑब्लिक सिलेंडर, इज इट क्लियर। सो वी हैव ए राइट रेगुलर सिलेंडर एंड वी हैव ए ऑब्लिक सिलेंडर आल्सो। देन सेम डेफिनेशन दे रहा है वो कोन की। कोन के केस में अब हमने क्या किया, तो जैसे हमने उसमें अगर मैंने जैसे समझाया था कि रेक्टेंगल शीट ले ली, लेकिन कोन के केस में हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया ऐसे, वी हैव ए राइट एंगल ट्रायंगल, और उसका एक जो वर्टिकल एज है उसको हमने सेम उसी मेथड से फिक्स कर दिया, और दूसरा बेस पकड़ के हमने बेस एज पकड़ के उसको रोटेशन दे दी ऑल अराउंड। तो बेस एज क्या करेगा, 0 to 360 जब ये रोटेशन दे रहा है ऑल अराउंड, तो बेस एज क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बेस का सर्कल। और ये जो इसका स्लांट एज है, ये जो स्लांट एज है 0 to 360 डिग्री जब हम रोटेशन दे रहे हैं, तो ये प्रोड्यूस कर रहा है कोन का स्लांट सरफेस ऑल अराउंड 0 to 360 डिग्री। और जहाँ से इसकी टिप है ये वाली, तो ये इसका शो कर रही है अपेक्स और वर्टेक्स, क्लियर। और जिस वर्टिकल 90 डिग्री एज को रोटेशन दे रहे हैं ऑल अराउंड वो वहीं फिक्स है, इसलिए वो वर्क कर रहा है एज ए एक्सिस ऑफ ए कोन,
Clear? So this is the definition of a cone. This is the definition of a cone. What he said, a right circular cone is a solid generated by the revolution of a right angle triangle about one of its perpendicular side which remain fixed. It has a circular base with this edge. It has a circular base. Its imaginary line joining the base center to the apex or vertex is called axis of the cylinder, and that is always perpendicular to its base. ठीक है? All state line joining the vertex to the apex is equal and are called elements on the cone. तो जितने भी ये, जैसे ये है, ये एक एज है, तो ये जो स्टेट लाइन, स्लांट लाइन स्टेट बन रही है, वो कह रहा है बेस से लेके, बेस सेंटर पॉइंट से लेके, बेस सर्कुलर बेस पॉइंट से लेके, मीन सर्कमफ्रेंस से लेके अपेक्स को जो मीट कर रही है ये लाइन, दैट लाइन वर्क एज ए एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए कोन. क्लियर? जैसे इसमें ये सिलेंडर में ये वाला एज जो रोटेट हो रहा था, ये एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए सिलेंडर वर्क कर रहा था. ठीक है? तो सेम वो कहता है कि कोन इज ए ऑब्लिक और राइट. यस, कोन भी दोनों तरह के हो सकते हैं. इफ द एक्सिस ऑफ कोन इज 90 डिग्री इट्स बेस, देन दैट इज द व्हाट, that is the right cone. If the axis is not than 90 degree, then that is the oblique cone. Is it clear? So then definition we have is sphere. Sphere की definition क्या है? What is the definition of a sphere? Sphere की definition क्या है? Sphere की definition मेरे पास यार प्रोटेक्टर होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा शायद. चलो मैं ऐसे ही अभी समझा देता हूँ. तो जैसे हमने सिलेंडर के केस में एक रेक्टेंगल शीट ली थी, है ना, कोन के केस में एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, ऐसे ही स्फीयर के केस में एक मैं सेमी सर्कल ले लेता हूँ, एक सेमी सर्कल ले लेता हूँ. ओके, एक, हाँ सेमी सर्कल है मेरे पास, मैं इसको मान लेता हूँ. एक ऐसा सेमी सर्कल ले लिया मैंने स्फीयर के केस में, लाइक दैट. ठीक है, सेमी सर्कल ले लिया. इट मीन्स मैं सेमी सर्कल ले रहा हूँ तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ आपको शो करने की कि मेरे पास सपोज ऐसे एक सेमी सर्कल अगर है, तो सपोज ऐसा एक सेमी सर्कल है, मीन्स एक प्रोटेक्टर है आपके पास, सपोज डी जिन्होंने एंगल मेजर कर दी डी बोलते हैं, वी हैव ए प्रोटेक्टर सपोज. तो ऐसा एक सेमी सर्कल या प्रोटेक्टर लेके अगर सेम मैं उसको सेम उसी मेथड से जो उसका डायमीटर है उसको फिक्स करके इसको ऑल अराउंड रोटेट कर दूं, तो एक स्फेरिकल कैविटी प्रोड्यूस हो जाएगी. ऑल अराउंड रोटेट कर रहा हूँ इस सेमी सर्कल को 0 to 360 डिग्री ऐसे, तो एक स्फेरिकल कैविटी प्रोड्यूस करता जाएगा. और इस स्फेरिकल कैविटी का जो सेंटर होगा, उस सेंटर पॉइंट से स्क्वायर के सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई भी लाइन किसी भी एंगल पे ड्रॉ कर दूं, देन ऑल लाइंस आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्फीयर. तो वही है, कुछ डेफिनेशन में ऐसा ही वो कह रहा है इट इज अ सॉलिड जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ ए सेमी सर्कल. सॉलिड है जनरेटेड बाय ए रेवोल्यूशन ऑफ ए सेमी सर्कल अबाउट इट्स एक्सिस. एक्सिस, इसकी ये जो एक्सिस बन गई ना, ये इसकी एक्सिस बन गई है, और इसकी ये एक्सिस के अकॉर्डिंग मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ सेमी सर्कल को. तो वो यही कह रहा है व्हाट इज दैट, इट इज अ सॉलिड जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ ए सेमी सर्कल अबाउट इट्स डायमीटर एज इट्स एक्सिस. द मिड पॉइंट की बात की थी हमने, दिस मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर. मिड पॉइंट क्या होगा? द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर. उस डायमीटर का जो सेंटर होगा, जैसे मैं इस स्फीयर की वर्टिकल एक्सिस इधर से ले लूँ, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस इधर से ले लूँ, और इस स्फीयर के बिल्कुल सेंटर में अंदर वो जो पॉइंट होगा, दैट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फीयर. और आगे वो कह रहा है द ऑल लाइंस फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट टू द स्फीयर टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए स्फीयर ऑल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द center of the sphere to the circumference of the sphere. तो this is the definition of a sphere. ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के चैप्टर में यही डेफिनेशन थी, यहीं तक थी. 2 डेफिनेशन और है, वो वैसे सेक्शन ऑफ सॉलिड में आएंगी, लेकिन यहाँ पे है तो मैं उसको कवर कर ही दूँ थोड़ा सा. फर्स्ट डेफिनेशन है फ्रस्टम. व्हाट इज द फ्रस्टम? फ्रस्टम बताने के लिए अगर मैं वी आर इंडियन ना, तो हम लड़ाई में बहुत शेर होते हैं, स्पेशली वी आर पंजाबी है, और पंजाबी तो बहुत ज़्यादा हम होते हैं. ठीक है, तो अगर बंदा सीधा खड़ा है, मैंने तलवार मारी खड़क उसके, और उसकी गर्दन जो है वो सीधी कट गई ऐसी पैरेलल टू इट्स
बेस, सीधा खड़ा है पैरेलल टू हिज बेस। अगर मैंने तलवार मारी उसकी गर्दन सीधी कट रही पैरेलल टू हिज बेस, तो जो गर्दन कट गई दैट इज, वो तो गिरी जाएगी, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द बॉडी नो। एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सॉलिड is say as a frustum of a cone. Frustum of a cone means when a cutting plane cut the cone parallel to, when a cut, not cone, pyramid or cylinder, कुछ भी हो सकता है, solid कोई भी हो सकता है. It means when the cutting plane cut the solid parallel to its base, removing the top portion and remaining the lower portion is called as a what? Is called as a frustum of a solid. ठीक है. अब आपने क्या है कि भागे भागे जाते जाते तलवार मारी, फटाफट हमला किया और तलवार मारी आपने, अब वो तलवार सीधी नहीं लगी, तलवार इनक्लाइंड लगी ऐसे, गर्दन टेढ़ी कटी है, उसकी गर्दन टेढ़ी कटी, तलवार इनक्लाइंड लगी ऐसे, और ये कट गया पोर्शन, ये रिमूव हो गया और ये लोअर पोर्शन है। तो अब वो क्या कह रहा है, व्हेन ए सॉलिड इज कट बाय ए प्लेन इनक्लाइंड टू इट्स बेस, अगर कोई भी सॉलिड बेस के साथ इंक्लाइंड कट कर रहा है, कोई भी प्लेन सॉलिड को बेस के साथ इंक्लाइंड कट कर रहा है, देन रिमूविंग द टॉप पोर्शन एंड रिमेनिंग द लोअर पोर्शन इज से एज ए ट्रंकेटेड ऑफ द सॉलिड, इज से एज ए ट्रंकेटेड ऑफ द सॉलिड। क्लियर? समझ आ गई? जल्दी समझ आ गई होगी, क्योंकि काटने मारने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं ना हम लोग। चलो एनीवे, ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन चलो, it means when we removing the top portion, remaining the lower portion said as a truncated of a solid, truncated of a solid. So this is the definition of a frustum of a solid, and truncated of a solid means अगर हम solid को ऐसे कट कर रहे हैं, parallel to उसके base कट कर रहे हैं, and removing the top portion, remaining the lower portion of the solid see as a frustum, और जब हम उसको incline to its base कट कर रहे हैं, then removing the top portion and remaining the lower portion see as a truncated of the solid. So these are the different definitions from the chapter of solid. I think आपको अच्छी तरह ये सारी कवर होगी आज, समझ आ गई होंगी। I will try, मैंने फुल ट्राई की है कि आपको एक एक चीज़, एक एक टर्मिनोलॉजी प्रॉपर समझ आए, क्योंकि सॉलिड को जब भी हमने कवर करना है तो हमें राइट सॉलिड है, ऑब्लिक सॉलिड है, प्रिज्म है, पिरामिड है, सिलेंडर है, कोन है, फ्रस्टम है, ट्रंकेटेड है, एक्सिस है, इंक्लाइंड है, परपेंडिकुलर है, एज लाई कर रहा है, कॉर्नर लाई कर रहा है, बेस लाई कर रहा है, ये सारी टर्मिनोलॉजी हमें अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए, तभी हम प्रॉपर सॉलिड को आगे कवर कर पाएंगे, अदरवाइज सॉलिड को कवर करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। इज इट क्लियर? तो आज का लेक्चर इतना ही, ठीक है, और काफ़ी लंबा भी हो गया आज का लेक्चर, तो अच्छी बात है, संडे है, हमने आज संडे को भी वर्क किया, ठीक है, बिकॉज एज पर माई थिंकिंग शोज नेवर स्टॉप, शो शुड बी गो ऑन, ठीक है, शो हमेशा चलना चाहिए, ठीक है, बंदा रहे ना रहे, शो चलना चाहिए, दैट शुड बी नेवर स्टॉप। तो एनीहो, चलो परमात्मा करे आप सब खुश रहो, अपने घर पे तंदुरुस्त रहो, बढ़िया रहो, अच्छी तरह रहो, ठीक है, और अच्छी तरह स्टडी करो और अच्छे नंबरों पे पास हो। इट्स माई बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है, फॉर योर एग्ज़ाम एंड फॉर योर लाइफ आल्सो। सो अगेन थैंक यू वेरी मच। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि आप किसी भी दूसरे स्टूडेंट को ये लिंक सेंड कर रहे हो, जहाँ ये वीडियो सेंड कर रहे हो, तो प्लीज़ उसको ये ज़रूर बोलना कि चैप्टर को, जहाँ वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर फॉलो करें, अगर स्पेशली वो स्टूडेंट हो, तभी उसको कंसेप्ट समझ आएंगे, तभी आगे उसको पढ़ने में मज़ा आएगा। अदरवाइज बीच में छोड़ेगा चैप्टर को या कॉन्सेप्ट्स को, तो फिर पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, उसको आगे प्रॉब्लम रहेगी। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक्स ए लॉट ऑल। मिलते हैं कल दोबारा, और कल हम अगले केस से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट केस, एंड वी स्टार्ट फ्रॉम द अगेन क्लासरूम ऑन द वाइट बोर्ड, अगेन हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, और हम सॉलिड के 6 केस हैं, तो वी विल ट्राई कि कल हम मिनिमम 2 या 3 केस कल कवर करें। आई विल ट्राई। सो अगेन थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल दोबारा, सेम टाइम, सेम वेन्यू, सेम सब्जेक्ट, but the chapter same also, but the content should be changed. Yeah, so thank you very much, thanks a lot.